हेलो एंड वेलकम एवरीवन। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। बात काफी छोटी सी है पर बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो बात ये है कि मैंने इस क्लास को शुरू किया था शार्प इस टाइम पे। मैं लेट नहीं होता हूं जनरली। हाँ, कभी 1 मिनट हो जाए गलती से तो अलग बात है, मैं नहीं होता हूं। पर इस टाइम पे जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो टाइम हो चुका है ये। और अभी जैसा कि देख पा रहा हूं क्लास के अंदर एक दो लोग ऐड होते जा रहे हैं। तो वैसे तो इंजीनियरिंग हमने सारे बैचेस को पहले से पढ़ा रखा है। अब वो बैच है जो सबसे लेट बैच है। आप पता क्यों लेट है? एक तो आप आए ही लेट, आपने ज्वाइन किया होगा अप्रैल के बाद कभी कभी, अप्रैल से पहले तो हो जाना चाहिए, लेकिन मई जून जुलाई में आए होंगे तो फिर ऑब्वियसली लेट ही है। तो एक तो वैसे लेट आए, दूसरा ऐसे लेट आ रहे हो। तो कल तो मैंने क्या किया था, मैंने सेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया था, है ना, क्योंकि 6:30 के बाद भी कर दिया था। आज ना मैं इस सेशन को शार्प यहाँ पे रखूंगा। मैं 31 नहीं होने दूंगा इंक्लूडिंग योर डाउट्स। ऐसा इसलिए यार कि जब 1.5 घंटे का स्लॉट है तो 1.5 घंटे पढ़ाया जाना चाहिए। फिर मैं क्यों 2 घंटे माथा मारूं? मैं टाइम पे भी आऊं, तुम्हारा वेट करूं, फिर लास्ट में डाउट लूं, मैं एक्सटेंड कर दूं क्लास को। मेरी भी अगेन 7 बजे फिर से क्लास होगी, रात को फिर 9:30 सोच रहा हूं प्रैक्टिस सेशन बचा ले लूंगा। तो हमें बहुत ज्यादा क्लास लेनी पड़ती है। मे बी आप लोग टाइम पे पंक्चुअल नहीं होंगे बट हमें होना पड़ता है, बिकॉज़ सेम आईडी पे फिर अगला स्लॉट स्टार्ट हो जाता है, अगली क्लास होती है। तो कल से मैं आपको देखना चाहता हूं 5:01 पे नहीं, 4:59 पे। 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं कल इस क्लास को लॉक कर दूंगा 5:01 पे। लॉक करने का मतलब है उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमने कल स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके फाइन। अगर ऐसा कुछ है तो बिकॉज़ नाउ यू आर राइटिंग कि प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा था, परफेक्ट है, कोई बात नहीं, फिर इग्नोर करेंगे इस बात को। बट अगर नहीं चल रहा होगा तो क्लास में टाइम पे आया करिए। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। पिछला जो हमारा सेशन था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था इंजन के बारे में। मैंने आपको बोतल का एग्जांपल देके समझाया था। मैंने बोतल को बताया कि सिलेंडर मान लो और फिर पिस्टन को थोड़ा ऊपर नीचे करो, तो आपने देखा था कि किस तरह से क्या स्ट्रोक होते हैं। तो पिस्टन की जो सिंगल मूवमेंट होती है, फिर चाहे वो अप मूवमेंट हो या डाउन मूवमेंट हो, एक मूवमेंट को एक स्ट्रोक कहा जाता है। तो ये वन स्ट्रोक हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये पिस्टन जो ऊपर नीचे जाता है इसे क्या कहा जाता है? इसे स्ट्रोक कहा जाता है। इंजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। कल तो हमने डिस्कस किया था डीजल इंजन वर्सेस पेट्रोल इंजन। लेकिन उसके अलावा अगर बोलेंगे तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होते हैं। अब जो डीजल वर्सेस पेट्रोल था वो तो फ्यूल के टाइप पे हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। उसकी बात भी करेंगे, पर पहले इतना सा प्रिंसिपल क्लियर कर लो कि जब 4 स्ट्रोक की बात करते हैं, 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? उदाहरण के लिए बोलते हैं कि आप इस क्लास के अंदर हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन इस पढ़ने के लिए आपको 2-4 काम फालतू भी करने पड़ते हैं। जैसे फोन को उठाना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है, पहला स्टेप है। दूसरा एप्लीकेशन खोलनी पड़ती है, तीसरा आप क्लास अटेंड करना शुरू करते हो, चौथा क्लास को एंड करना पड़ता है। तो ध्यान से देखोगे तो पर्पस तो क्लास को अटेंड करना ही है, लेकिन उसके चक्कर में 3 अननेसेसरी काम करने पड़ते हैं, बट उनके बिना ये वाला थर्ड स्टेप नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर बोलते हैं एक इंजन के अंदर जो 4 स्ट्रोक होते हैं, उन 4 स्ट्रोक के अंदर कल मैंने नाम आपको लिखवाए थे, तो उन 4 स्ट्रोक के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रोक होता है वो तो थर्ड वाला ही होता है। उस थर्ड वाले स्ट्रोक को बताना चैट के अंदर लिख के क्या बोलते हैं, जहां पे क्या होता है? पावर प्रोड्यूस होता है। एकदम से क्या होती है? बहुत सारी पावर प्रोड्यूस होती है, और वो क्या होता है? वो अपने आप में हमारा स्ट्रोक होता है। कौन से वाला स्ट्रोक? वो थर्ड स्ट्रोक होता है, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन या फिर उसे कहा जाता है पावर स्ट्रोक। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले क्या होता है, जो पिस्टन है वो नीचे जाता है। पिस्टन के नीचे जाने पर क्या हो जाता है? जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है तो अंदर क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने पर क्या होगा? वो बाहर से अंदर ले लेगा। किसको लेगा? डिपेंड करता है वो पेट्रोल इंजन है कि फ्यूल डीजल इंजन है। अब ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि जो स्पार्क प्लग है वो इस तरह के इंजन में होता है और इस वाले में नहीं होता। तो क्या मुझे बताओगे स्पार्क प्लग जो है वो किस में लगा होता है? डीजल इंजन के अंदर या पेट्रोल इंजन के अंदर? सर आपने बताया था कि डीजल इंजन का तो कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि सर अंदर ही टेंपरेचर बढ़ जाता है, अपने आप आग लग जाती है। बट स्पार्क प्लग जो है वो पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। सर मेरे बाइक में देखा हुआ है, बाइक के अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो आपने ठीक बोला, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है, लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर एक और चीज भी होती है। वो चीज तो आप मुझे बताइए कंपोनेंट का पार्ट, लेकिन उसका काम मैं बताता हूं। पेट्रोल इंजन के अंदर कुछ लगा होता है, कंपोनेंट होता है जो क्या करता है? सिलेंडर में फ्यूल एंटर करे उससे पहले ही फ्यूल को और एयर को मिक्स कर देता है। तो उससे आगे फिर क्या होता है? फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है। तो उसका काम ही है कि फ्यूल और एयर को क्या कर देना? मिक्स कर देना, ताकि सिलेंडर के अंदर जब पेट्रोल इंजन में फ्यूल जाए तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होके जाए। एंड ये उस कंपोनेंट का नाम क्या होता है? वो होता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो होता है वो याद रखिएगा इस बात को, कार्बोरेटर जो होता है वो फ्यूल के साथ एयर को मिक्स करता है। और कार्बोरेटर किसमें लगा होता है? पेट्रोल इंजन के अंदर। बात ध्यान रखिएगा, पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर लगा हुआ है जो पेट्रोल यानी फ्यूल प्लस एयर को मिक्स करेगा। लेकिन जब बात करते हैं सेम टाइम पे डीजल इंजन की, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, मिक्सिंग करके वो सिलेंडर के अंदर जो भेजता है वो पहले से ही मिक्सचर होता है फ्यूल का प्लस एयर का। पर डीजल इंजन के अंदर क्या होता है? सीधा डीजल अंदर जाता है, स्प्रे किया जाता है डीजल को अंदर, और जो एयर का मिक्सचर है वो इनसाइड द सिलेंडर ही होता है। तो पेट्रोल इंजन में मिक्सिंग पहले से होकर आती है, डीजल इंजन के अंदर जो मिक्सिंग है वो अंदर जाके ही होती है। डीजल इंजन में अंदर जाके होती है, इसलिए वहां कार्बोरेटर नहीं लगा होता, लेकिन पेट्रोल इंजन में पहले से मिक्सिंग करनी होती है, इसलिए वहां पे कार्बोरेटर लगा होता है। ये बात समझ आ गई? जैसे पिस्टन नीचे जाता है तो वो क्या करता है? वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करने का जब वॉल्व ऊपर होगा तो अपने आप वॉल्व करने दिखाया था आपको, जैसे वो ओपन होगा तो अंदर क्या हो जाएगा? सक कर लेगा, वो एंटर करवा देगा किसको? फ्यूल एयर के मिक्सचर को, जो अपने आप पहला स्ट्रोक हो जाएगा, जिसे आप सक्शन या इनटेक स्ट्रोक बोलोगे। अब सक्शन या इनटेक स्ट्रोक से इतना सारा जो एरिया था उसके अंदर क्या आ गया? फ्यूल एयर का मिक्सचर आ गया। अब बारी है ये पिस्टन जो नीचे आया था इसके ऊपर जाने की। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन ऊपर जाने पर उसको कंप्रेस करेगा, जो अंदर हॉट एयर प्लस मिक्सचर है किसका? हॉट एयर के साथ साथ फ्यूल का मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। अब जो कंप्रेस करेगा, दो बातें ध्यान रखिएगा। क्या बात ध्यान रखिएगा? अगर तो कंप्रेशन हो रहा है पेट्रोल इंजन के अंदर, अगर कंप्रेशन हो रहा है पेट्रोल इंजन के अंदर तो क्या होगा? अगर कंप्रेशन पेट्रोल इंजन के अंदर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? कंप्रेशन जब पेट्रोल इंजन के अंदर हो रहा है तो वहां पे जैसे ही कंप्रेशन हुआ स्पार्क प्लग थोड़ी सी स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, और स्पार्क प्रोड्यूस होते ही अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट यानी कि आपका जो थर्ड स्ट्रोक है वो लग जाएगा, जिसे आप कंबशन या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं? आप इसे पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बोला ना, है ना, ये जो मैंने बोला ये किसके बारे में बोला? ये तो मैंने बोला आपके पेट्रोल इंजन के बारे में। लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग लगा ही नहीं होता, तो फिर डीजल इंजन में ब्लास्ट कैसे होगा? सर डीजल इंजन में क्या होता है आपको पता है ना? डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। आप जब सिलेंडर के अंदर जितना ज्यादा कंप्रेशन करेंगे टेंपरेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इनसाइड द सिलेंडर जब कंप्रेस किया जाता है तो वहां पे टेंपरेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। एंड दिस हॉट एयर से अंदर क्या हो जाता है? सब कुछ इग्नाइट हो जाता है, इग्निशन अचीव कर लिया जाता है, ब्लास्ट ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाता है। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्या नहीं चाहिए आपको? स्पार्क प्लग नहीं चाहिए। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर दोनों ही किसमें आ गए? पेट्रोल इंजन के अंदर, और दोनों ही नहीं है किसके अंदर? डीजल इंजन के अंदर। डीजल अपने आप में क्या होता है? कम वोलेटाइल होता है, पेट्रोल हाईली वोलेटाइल होता है। ये वोलेटिलिटी क्या होती है? देखो वोलेटिलिटी आपने देखी हुई है, कैसे देखी हुई है? लड़के तो बहुत अच्छे समझ आएंगे। तुम जब पेट्रोल पंप पे जाते हो क्या करने के लिए? पेट्रोल डलवाने के लिए। तो जैसे आगे बाइक खड़ी है, पीछे तुम खड़े हो, क्या तुम अपने फ्यूल टैंक का जो कैप है, जो ढक्कन है, वो खोल के खड़े हो जाते हो? क्या नहीं, तुम वेट कर रहे हो। इवन वो गाड़ी चलेगी अब भी नहीं खोलते हो। ऐसे आगे कितने का डलवाना है? 100 रुपए का। वो नोजल को लेके आया तब तुमने उठाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर पेट्रोल ना उड़ जाता है, सर इसे पहले खोलना नहीं चाहिए। बस उस उड़ जाने को तो क्या बोलते हैं? वोलेटिलाइजेशन बोलते हैं ना यार। तो वोलेटाइल होता है ज्यादा कौन? आपका पेट्रोल। और कम वोलेटाइल होता है कौन? आपका डीजल। इसीलिए जो क्विक स्टार्ट आपको देता है, जो स्पीड देता है, वो कौन देता है? वो आपको पेट्रोल देता है। और कंपैरेटिवली क्विक स्टार्ट और स्पीड जो वो कम देगा कौन? आपका डीजल। लेकिन डीजल इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, इसलिए ब्लास्ट वहां बड़ा होता है, तो पावर प्रोडक्शन वहां पे क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए कल हमने डिस्कस किया था कि स्पीड चाहिए तो पेट्रोल के साथ जाइए, और पावर चाहिए तो किसके साथ जाइए? डीजल
के साथ जाइए। बड़े व्हीकल के अंदर पावर चाहिए, स्पीड तो उतनी नहीं चाहिए, तो वहां डीजल को डाला जाता है। छोटे व्हीकल के अंदर क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, तो वहां पे किसको डाला जाता है, पेट्रोल को डाला जाता है। अगर पोल्यूशन वाइज देखेंगे, पोल्यूशन वाइज क्यों, बिकॉज़ जो चौथा आ रहा है फोर्स लॉ का नाम क्या होता है बताइए जरा। क्योंकि जैसे ही कंबंशन होगा अंदर फ्यूल का क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी। तो फ्यूल के बर्निंग होते क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही बोला है ना, फ्यूल के बर्निंग होते क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। फ्यूल जैसे ही बर्न हुआ तो फिर क्या होगा भाई साहब, चौथा स्ट्रोक आपका लग जाएगा। तो चौथा स्ट्रोक आपका जैसे ही लगा तो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, बाहर धुआं निकल गया है ना। धुआं जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। धुआं ज्यादा कौन निकालता है, डीजल के पेट्रोल। कौन ज्यादा पोल्यूशन करता है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखते हो तो नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था, बोला डैश डैश गाड़ियां लेना बंद कर दो वरना हम इन पे इतना टैक्स लगा देंगे कि बेचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा गडकरी साहब ने कुछ दिन पहले कहा है, और वो उन्होंने कहा है डीजल इंजन के लिए। कि कारों के अंदर आपके पास ऑप्शन है, ट्रक वालों को तो नहीं कह रहे बिकॉज़ ट्रक हैवी है, तो उसके लिए तो डीजल ही चाहिए, बट कार में तो पेट्रोल से काम चल सकता है ना। तो वो कह रहे हैं कि डीजल इंजन वाली कारें लेना बंद कर दो वरना हम टैक्स इतना लगा देंगे कि लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। गडकरी साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना वो हमारे, तो उनके पास है ये सारी अथॉरिटी। तो डीजल जो है वो कंपैरेटिवली क्या करता है, ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, जो कि पेट्रोल जो है कंपैरेटिवली कम करता है। इसलिए आप देखेंगे तो डीजल को आप अगर देखोगे इस टाइम पे, पहले क्या होता था, हर कार के अंदर डीजल और पेट्रोल कार का ऑप्शन आता था, बट अब जाके देखिएगा बहुत सारी कारें हैं जिसके अंदर डीजल वेरिएंट आपको नहीं मिलेंगे बट पेट्रोल वेरिएंट मिलेंगे। लेकिन हाँ अभी मिल रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट के बाद आप देखेंगे 1-2 साल बाद डीजल वेरिएंट कम हो जाएंगे, पेट्रोल ज्यादा, एंड इट इज बिकॉज़ ऑफ पोल्यूशन। ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर हो गया था, ये तो काइंड ऑफ रीजन ही था। आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं कहां पे, हमारे पॉइंट पे। तो ये वाला कांसेप्ट तो सब लोगों को समझ आ गया। क्या समझ आ गया कि पिस्टन कैसे ऊपर नीचे जाता है, कैसे वहां पे 4 स्ट्रोक लगते हैं। उन 4 स्ट्रोक के अंदर इंपॉर्टेंट तो हमारा एक ही स्ट्रोक है, कौन से वाला, थर्ड वाला। लेकिन इस थर्ड स्ट्रोक को लगाने के लिए बाकी सारा कुछ करना पड़ता है। जैसे इंपॉर्टेंट तो है बच्चे के लिए जॉब लेना, लेकिन जॉब लेने के लिए दीपक वाधवा को झेलना पड़ रहा है ना। बोला क्लास में प्रैक्टिस वाली चल रही थी, हम कैसे टाइम पे आ जाते, पर कोई ना सर सुन लेते हैं आपकी, एनी हाउ है ना। तो झेलना तो पड़ता ही है। तो अब देखो ना, अगर ध्यान से बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अल्टीमेट गोल क्या, बोलोगे जॉब लेना सर। अच्छा जॉब क्यों लेना चाहते हो सर, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हो सर, खुशियों के लिए। यही आंसर दोगे तुम लोग, इस टाइम पे पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि जॉब मतलब एग्जाम क्वालीफाई करना है। एग्जाम क्यों क्वालीफाई करना है, जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, खुशियां चाहिए। खुशियां तुम्हारे पास बहुत सारी है पहले से भाई। खुशियां छोड़ के इस क्लास के अंदर जिंदगी झंड करके बैठे हो, लाल बटन दबाओ, क्लास को एंड करो, खुशियों का माहौल देखो, वो होती है खुशियां। खुशियां छोड़ के खुशियों को ढूंढते फिर रहे हो। एनी हाउ ये तो मजाक कर रहा था, पर मैं ऐसा इसलिए बोला था बिकॉज़ चाहिए तो अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, बट वो सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ना जाने क्या क्या काम करने पड़े हैं। इट्स नॉट अबाउट द क्लास की जब अटेंड करो, बट उसके अलावा देखो ना, इस एज के अंदर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको छोड़ के बैठे हो है ना। कोई और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई एक्स वाई जेड पर्सन था, उसको तुम छोड़ के बैठे हो है ना। वो अक्सर स्टेटस लगा देते हैं बेवफाई वाले, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए ही लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम रिप्लाई नहीं करते हो। क्यों, क्योंकि तुमने भी जिंदगी में सब छोड़ रखा है कि भाई जितना मर्जी लगा ले, रिप्लाई नहीं करना तेरे को। क्यों, एक बार रिप्लाई कर दिया फिर तो रात के 11:30 बजे चैट शुरू की तो 2 बजे तक चलती रहेगी। इनसे दूर रहना चाहिए जब तक करियर स्टार्ट ना हो, है ना। करियर इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। पर ये सच बात है, मेरे या मेरे भाई और मेरी बहन है, जनरली बता रहा हूं, मेरी एज 33 कंप्लीट होने वाली है, तो मैंने ये सब फेस देख लिया, तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है, खुद भी सीए से निकल के आया हूं। जब तक करियर नहीं है तब तक ये काम नहीं करना, क्योंकि करियर से पहले करोगे तो घर वाले जूते मारेंगे, और करियर की बात कराना खुशी खुशी तुम्हारी शादी करवा देंगे। और क्या चाहोगे, तुम यही चाहोगे ना कि जो तुम्हारी वाली हो उससे तुम्हारी शादी हो जाए। ये थोड़ी चाहोगे उसकी किसी और से शादी हो जाए, तुम फिर वो स्टेटस लगाओ, डीपी रिमूव करो, ये ठीक बातें नहीं है ना यार। तो बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन को दो टाइप के बोले, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। उसके साथ साथ डीजल इंजन होते हैं और पेट्रोल इंजन होते हैं। लेकिन उससे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो आजकल ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं रही है। 99.99% जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे कौन सी है, 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही अगर बोलते हैं आईसी इंजन वर्सेस ईसी इंजन, तो आजकल हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। 100% जो इंजन है वो कैसे है, आईसी। और आज से 5 साल बाद जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं लोगों को बता रहा हूं कि डीजल और पेट्रोल जो है दो टेक्नोलॉजी बेटा, हमारे पास डीजल नहीं है, ओनली क्या बच जाएगा, पेट्रोल बच जाएगा। ओके, तो पहले आईसी और ईसी इंजन को पढ़ते हैं। आपको अगर याद हो, यहां मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, पर आपको अगर याद हो तो कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, गदर मूवी का वो सीन। मुझे एग्जैक्टली वो क्लिप नहीं मिली वरना मैं आपको दिखाता कि जब वो ट्रेन पाकिस्तान से निकल रही थी तो इतनी देरी क्यों करी है ना, लोगों को काटा, जल्दी चलाते ट्रेन। तो दिक्कत ये थी कि वो ट्रेन के अंदर जो इंजन था ना वो ईसी इंजन था। सर ईसी क्या होता है, ईसी होता है एक्सटर्नल कंबंशन। कंबंशन तो जानते हो ना, पावर स्ट्रोक वाला तुम्हारा। तो आईसी हो गया इंटरनल कंबंशन, ईसी हो गया एक्सटर्नल कंबंशन। अब जब तुम बाइक या गाड़ी चलाते हो तो क्या तुमने बाइक या गाड़ी के अंदर आग लगते हुए देखा है कि जैसे गाड़ी चलती है आग लग जाती है, नहीं, बिकॉज़ आग तो लग रही है लेकिन सिलेंडर के अंदर लग रही है, ब्लास्ट तो हो रहा है लेकिन सिलेंडर के अंदर हो रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं चला, गाड़ी स्मूथली चल रही है, एसी चला के तुम तो ठंडे बैठे हो, इंजन भाई साहब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो आजकल जो तुम कर रहे हो वो तो है आईसी इंजन, इंटरनल कंबंशन के जो कंबंशन है, जो ब्लास्ट है वो कहां होता है, इंटरनल होता है ना, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल वाले केस में जो कंबंशन है, जो जलाना है, जो फ्यूल को जलाना है, वो एक्सटर्नली होता था। जैसे सामने ट्रेन का इंजन देखिए, ऊपर एक वाटर टैंक है, सब लोगों को दिख रहा है। इस वाटर टैंक के नीचे आपने कोल यानी कि कोयले को डाल दिया, कोयले को आग लगा दी गई है। जैसे ही मैं कोयले को आग लगाऊंगा, क्या एकदम से बहुत ज्यादा आग लग जाएगी, नहीं, थोड़ी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, धीरे धीरे आग लगेगी, और कोयला डालेंगे और आग लगती जाएगी। आग लगाते जा रहे हो, पानी गर्म होता जाएगा, पानी गर्म होगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम के अंदर। स्टीम तो जानते हैं सारे लोग, मोमो तो खाई होंगे सारे लोगों ने, तो मोमो स्टीम से ही तो बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर बॉयल होगा, यहाँ स्टीम बन रही है, ठीक है जी। अब स्टीम जो है धीरे धीरे पानी ज्यादा गर्म होगा, स्टीम का प्रेशर बढ़ता जाएगा, स्टीम का प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो यहाँ पे आके धक्का किसको लगाएगा, पिस्टन को। बोलो लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब पिस्टन को पुश करेगा इस तरफ। अब इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो इधर पुश करेगा तो अपने आप वो आगे जाएगा, तो इधर आएगा पीछे, फिर यूं जाएगा आगे पीछे आगे पीछे आगे। तो धीरे धीरे स्टीम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ट्रेन ऐसे स्टार्ट होगी, चुक 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 चुक, है ना। तो क्यों ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे स्टीम का प्रेशर बढ़ता जाएगा। स्टीम का प्रेशर धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज़ धीरे आग ज्यादा लग रही है, पानी गर्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कंबंशन है वो सिलेंडर के अंदर नहीं हो रहा है, वो एक्सटर्नली हो रहा है, इसलिए इंजन को ईसी इंजन कहा जाता है। तो ईसी इंजन उस गदर मूवी की ट्रेन के अंदर था, और इस तरह से कोयला डाला जाएगा। आपने पुरानी हॉलीवुड मूवीज के अंदर भी देखा होगा, इस तरह से कोयला डाल देते हैं, गाड़ी चल रही होती है, और फिर जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो लगातार फटाफट से कोयला डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज़ आग लगती रहनी चाहिए, बिकॉज़ आग बंद हुई तो पानी ठंडा, पानी ठंडा तो स्टीम कम, और स्टीम कम तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ मेन तो यही है कि कंबंशन जो है वो क्या एक्सटर्नली हो रहा है, इसलिए से ईसी यानी एक्सटर्नल कंबंशन इंजन कहा जाता है। क्या बात समझ आई, समझ आ गई। तो फिर आईसी की बात कर लो। आईसी में जो यही आग वाला काम है, जो ब्लास्ट वाला काम है, वो सिलेंडर के अंदर इंटरनली हो रहा है, तो उसे इंटरनल कंबंशन बोलोगे। तो पहला डिफरेंस तो आईसी और ईसी के अंदर ये हो गया कि वहां आग बाहर लगती है, यहाँ पे आग अंदर लगती है। मतलब यहाँ बाहर लग रही है तो ईसी हो गया, वहां अंदर लगती है आईसी हो गया। अब तुम्हें क्या लगता है, अगर इंजन के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, इंजन के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, ज्यादा खर्चा किस पे आएगा, आईसी पे के ईसी पे। आराम से सोच समझ के बताना, जल्दबाजी मत करना, है ना। क्या लगता है खर्चा ज्यादा आईसी पे आएगा ईसी पे आएगा, ऑब्वियसली बात है जो खर्चा है वो ईसी पे ज्यादा आएगा। आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो, नहीं, टेक्नोलॉजी
आईसी उस पे ज्यादा चाहिए। एक्चुअली आईसी इंजन क्या है ना, छोटी सी गाड़ी उसके अंदर फिट हो गया, इसमें इतना सारा, ये तो ट्रेन का पूरा डब्बे जितना है ना, इतना सारा तो लोहा यूज करना पड़ेगा, जितने की पूरी कार आ जाएगी उतने का तो भाई इसमें लोहा यूज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े इंजन थे ना, तो इनके अंदर मेटल का हैवी यूज होता था, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव खर्चा इन पे ज्यादा आता था। आजकल के जो आईसी वो सस्ते हो गए, बिकॉज बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत ही छोटे हो गए। समझ पाए बात को? तो कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा ज्यादा। लेकिन एफिशिएंसी की बात करते हैं, कौन सी एफिशिएंसी? थर्मल एफिशिएंसी। सर थर्मल क्या होता है? देखो भाई साहब, थर्मल थर्मामीटर, थर्मा आपका टेंपरेचर, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब उस हीट को तुम यूज कर रहे हो, तो आप खुद ही बता दोगे, एक तो मैं हीट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ सिलेंडर के बाहर इस तरह से एक्सटर्नल कंबशन, दूसरा उसके अंदर, तो ज्यादा अच्छे से हीट कहां पे यूज होगी? ईसी के अंदर कि आईसी के अंदर? हाँ बिल्कुल आईसी के अंदर। तो आईसी की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ईसी की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। ईसी की जो स्टार्टिंग है क्विक नहीं होती, बिकॉज़ ये वाली ट्रेन छुक 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 धीरे चलेगी ना, लेकिन वहां पे क्या होता है इमीडिएटली। आजकल देखा आप लोगों ने, मेट्रो तो खैर इलेक्ट्रिक है, बट अदरवाइज ट्रेन बहुत फास्ट हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता, अगर आपको याद हो तो बचपन के अंदर आपने एक्सपीरियंस करा हुआ है वो स्टीम इंजन को या फिर इस तरह के इंजन को, तो वो ट्रेन जब हो दो, आपने देखा ना रेलवे स्टेशन पे ट्रेन दो बार हो, एक बार नॉर्मल सा हॉर्न, फिर दूसरा हॉर्न बजता है, फिर ट्रेन चलती है। तो आपने मूवी देखी होगी ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो राज सिमरन ट्रेन चल रही है, सिमरन दौड़ रही है पीछे, वो हाल खड़ा हुआ है। आजकल ये सब आशिकी टाइप नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि राज जब तक हाथ निकालेगा ना भाई साहब, तब तो गाड़ी चल जाती है, सिमरन वहीं के वहीं रह जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया, स्टीम इंजन से हम कहां पे आ गए? अब डीजल इंजन के आ गए, इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर आ गया। मेट्रो को देखिए ना, मेट्रो तो पहले गेट बंद करती है, फिर भाई साहब स्टार्ट होती है, अगर मेट्रो पे गए कितना क्विकली वो मूव कर जाती है। तो चीजें अब क्या हो गया, एडवांस हो गई है। तो एफिशिएंसी आपको आईसी ज्यादा देगा, इसी के अंदर एफिशिएंसी क्या आएगी? कम आएगी। ओके, तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहला बोला गया जो आग लगेगी, जो ब्लास्ट है, जो कंबंशन है, वो कहां पे होगा? इनसाइड द सिलेंडर, बिकॉज़ आईसी इंजन है और यहां पे उसके अंदर नहीं, यहां पे सिलेंडर के बाहर आग लगेगी। तो पता चल गया आईसी इंजन के अंदर जो फ्लूइड आपको डालना पड़ेगा, तो पेट्रोल डलेगा या गैस डीजल डलेगा या सीएनजी वगैरह गैस से डल जाएंगी। लेकिन वहां पे तो वर्किंग फ्लूइड जो स्टीम है, और स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या जलाना पड़ता है? वहां पे कोयले को जलाना पड़ता है, तो वहां स्टीम काम कर रही है। लेकिन यहां पे कौन काम कर रहा है? पेट्रोल डीजल और गैसेस काम कर रही है। आईसी इंजन छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो स्पेस कम चाहिए। वो तो भाई साहब इतना बड़ा था, उसे ज्यादा स्पेस चाहिए। इधर खर्चा कम आएगा, बिकॉज़ कम है, छोटा सा, तो खर्चा भी कम आएगा। लेकिन इसी में बहुत ज्यादा मेटल का यूज होता है, तो खर्चा भी वहां पे क्या हो जाता है? ज्यादा। ये फटाफट स्टार्ट हो जाता है, क्विकली स्टार्ट होता है, इसे स्टार्ट करना इजी है। उधर तो भाई साहब गर्म होगा, कहानी बड़ी टाइम लगाएगी ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या चाहिए? टाइम चाहिए। स्टार्टिंग मतलब इंजन को स्टार्ट करने में टाइम चाहिए। इधर वेस्टेज कम हो रही है हीट की, इसलिए थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है। उधर थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये छोटे छोटे इंजन है, तो अगर मैं जाऊंगा किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से। छोटे से हैं लेकिन पावर बड़ी ज्यादा पैदा कर देते हैं। तो पावर की बात करेंगे पर यूनिट वेट के हिसाब से, तो इनके अंदर क्या होती है? पावर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बोलेंगे तो वैसे तो पावर ये भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंजन के हिसाब से पर यूनिट वेट के हिसाब से देखोगे तो फिर क्या यहाँ पावर प्रोडक्शन कम है। एंड फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगा होता है, कोयला उतना महंगा नहीं होता, तो फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। नजर डालिए सारे पॉइंट्स पे और बोलिए अगर कुछ समझ नहीं आया तो। चेन्नई एक्सप्रेस में 5 लोग आ गए थे ट्रेन स्टार्ट होने के बाद, है ना? हाँ हो सकता है भाई। डालिए नजर और बोलिए कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो, और हो गया तो फिर क्लियर वर्ड लिखिए ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके जी, एक डाउट आया बीच में, डाउट पूछा गया सर इसमें से वॉइस वॉइस कौन से वाला ज्यादा करेगा? देखिए वॉइस तो आपको नहीं पूछना चाहिए था, उसका कारण ये आपने देखा ना आजकल के इंजनों में कहां ही वॉइस हो रही है यार। आजकल के इंजन आवाज करते हैं क्या? वो अलग बात है, फैशन के लिए स्पोर्ट्स कार लेते हैं, बूम 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 वाली है ना, वो करती है, वरना आजकल साउंड बचा ही नहीं है यार। एकदम क्या होता है, साइलेंट आने लग गई है। मतलब थोड़ा सा इंजन का आवाज तो आती है, लेकिन बहुत कम आती है, पर ये तो अच्छी खासी आवाज करेंगे ना यार, जो इजी होंगे। दूर से ट्रेन आ रही है 5 किलोमीटर से पता चल जाता था, आजकल भी चलता है। तो अब क्या हो गया, चीजें अपग्रेड हो गई, तो इसलिए अब वाले साउंड कम कर रहे हैं। लेकिन साउंड का जो एक्चुअल रिलेशन होता है ना, वो आईसी और ईसी के साथ नहीं होता, साउंड का रिलेशन होता है टू और फोर स्ट्रोक के साथ। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाले ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो ईसी और आईसी के अंदर सबने क्लियर लिख दिया है, कोई डाउट रहेगा तो फिर भी पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। आगे चलता हूं, आईसी ईसी हो गया, अब बात करते हैं टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन की। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन को समझने के लिए तुम्हारा एग्जांपल लेना पड़ेगा, बिकॉज़ एग्जांपल से आप बड़ी इजीली समझ जाएंगे। तो काम करते हैं, दो लोग एग्जांपल लेते हैं। मेरे सामने एक है श्रद्धा और दूसरे हैं एलेक्स। आपका नाम एलेक्स है भाई? एलेक्स नाम है आपका? एलेक्स? पता नहीं, हमारे तो घर में एलेक्सा है, इधर क्लास में एलेक्स बैठा हुआ है, क्या बात है मतलब। चलो ओके ठीक है चलो मैं एलेक्स एलेक्स, मुझे सच में तेरा नाम एलेक्स है यार, ये कैसा नाम? माँ बाप ने एलेक्स अच्छा हाँ, माँ बाप ने कुछ और रखा है, ये एलेक्स एलेक्स उन्होंने कहीं और से ले लिया है। एलेक्स कहाँ से आया? वो कहती है एलेक्स तुझे, वो तो तुझे हो चुकी है कल को अच्छा मजाक कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, ऐसे कुछ भी एग्जांपल लेते हैं। एक ए नाम का स्टूडेंट है क्लास में और एक बी नाम का स्टूडेंट है, ठीक है जी। क्लास में करना क्या होता है आपको? क्लास में करना क्या है, पहले जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले आपको क्या होना होता है, मुझे कुछ कंबाइन करना पड़ेगा, तो ये कर देता हूं और यस ठीक है बढ़िया। तो ये कहता हूं कि आपको क्या है, क्लास में आने के लिए पहले रेडी होना पड़ता है, और आपको आदत है कि आप फ्रेश मूड में क्लास में आना चाहते हो तो आपको म्यूजिक सुनना होता है ना। उसके साथ साथ जब क्लास में होते हो तो आपको चाय पीनी होती है, और चाय पीने के साथ साथ क्लास लेनी होती है। तो आप एक इस तरह के बंदे हो जो ये कहते हो कि एक टाइम में एक ही काम करूंगा। तो पहले तुम रेडी हो जाते हो, या पहले तो म्यूजिक सुन लेते हो, पहले रेडी हो जाते हो, फिर म्यूजिक सुनते हो, फिर क्लास के आने से पहले चाय पी लेते हो, अब क्लास में आके बैठते हो। तो चार काम किए तुमने, मैंने चार क्यों करे, बिकॉज़ फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन की बात चलने वाली है, तो हर काम को एक स्ट्रोक मान लो। तो पहला स्ट्रोक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब वैसे तुम्हारे जैसा बच्चा है, टाइम कम पड़ा हुआ है, तो जल्दी करना है, तो वो क्या करता है, वो जब रेडी हो रहा होता है ना, तो मोबाइल पे गाने चला लेता है। तो भाई साहब वो रेडी भी हो रहा है और रेडी होने के साथ साथ गाने भी सुन रहा है, और सेम टाइम पे जब क्लास में आता है तो वो क्लास भी अटेंड करता है, और क्लास अटेंड करते करते चाय की चुस्कियां भी लगा देता है। तो ध्यान से देखो तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो ये कि तुमने चार काम करने के लिए कितने स्टेप्स लिए, चार स्टेप्स लिए। उसने चार काम को करने के लिए कितने स्टेप्स लिए, टू स्टेप्स लिए। काम तो सेम ही किया। तो बेसिकली जो इंजन होता है, इंजन क्या करता है, इंजन एक पावर साइकिल कंप्लीट करता है। इंजन क्या करता है, पावर साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी जिंदगी का साइकिल है, सुबह उठते हैं काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, पर सोते टाइम पता है कल फिर से उठना पड़ेगा, वो सब काम करने पड़ेंगे, तो साइकिल चल रहा है। तो साइकिल इज समथिंग जो बार 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 क्या होता है, रिपीट होता रहेगा। तो इंजन के अंदर भी तो यही होता है। क्या होता है इंजन के अंदर, इंजन के अंदर तो पिस्टन की अप डाउन मूवमेंट है, रुकती थोड़ी है। अगर मैंने आपको चार स्ट्रोक बताया तो क्या वो चार स्ट्रोक रुक जाता है? नहीं, चार लगते हैं, फिर चार अगले, फिर अगले चार, फिर अगले चार, फिर अगले चार। तो उन चार स्ट्रोक को क्यों लगाता है, सिर्फ थर्ड स्ट्रोक के लिए, तीसरे वाला स्ट्रोक पावर प्रोडक्शन करने के लिए लगाता है। तो पहले वो सक्शन करता है, फिर वो कंप्रेशन करता है, फिर कंबशन करता है, फिर एग्जॉस्ट करता है, फिर दोबारा रिपीट करता है। तो मतलब बार बार कर रहा है, तो वो क्या हो गया, साइकिल। और कर क्यों रहा है, बिकॉज़ उसको थर्ड स्ट्रोक पे लाना है, ब्लास्ट करवाना है, वहां क्या प्रोड्यूस होता है, पावर। तो पावर स्ट्रोक तो कहा जाता है थर्ड स्ट्रोक को, लेकिन पावर साइकिल कहा जाता है इस फोर स्ट्रोक की प्रोसेस को, जहां पे बार बार चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो जब आपका
फोर स्ट्रोक इंजन होता है ना, फोर स्ट्रोक इंजन कहता है भाई मैं दो काम एक साथ नहीं करूंगा, मैं एक एक करके करूंगा। तो फोर स्ट्रोक इंजन आपकी तरह पहले सक्शन करता है, फिर कंप्रेशन करता है, फिर वो कंबशन कर देता है और फिर क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन कहता है ना ना ना, मैं चार काम चार बारी में नहीं करूंगा। तो टू स्ट्रोक इंजन जो है वो दो प्रोसेस को एक साथ कंबाइन कर लेता है। तो पहले दो स्ट्रोक लगाता है, अगले देखो एक पिस्टन का मूवमेंट हुआ, दो स्ट्रोक लगा दिए, अगला पिस्टन का मूवमेंट हुआ, दो स्ट्रोक लगा दिए, चार पूरे हो गए। तो फोर स्ट्रोक्स को टू स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट कर देता है। इसलिए जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है वहां पे क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट के रेवोल्यूशन वो कितने होंगे, दो हो जाएंगे भाई। कल आपने पढ़ा था कि पिस्टन की दो मूवमेंट से क्या होता है, एक रेवोल्यूशन पूरा होता है ना। तो जैसे कल आपने देखा था वो दो रेवोल्यूशन से एक हो रहा था, तो टू स्ट्रोक में दो रेवोल्यूशन से सॉरी दो मूवमेंट से पिस्टन के अप एंड डाउन मूवमेंट से एक रेवोल्यूशन हो रहा था। तो टू स्ट्रोक इंजन है, दो बार ऊपर नीचे होगा, एक ऊपर एक नीचे, इतने में एक रेवोल्यूशन वो ले जाएगा। तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर वन क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन होता है, फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर टू क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन होते हैं। ये बात तो समझ आ गई। अब डाउट ये आता है कि सर पिछली वाली बात तो समझ आ गई कि ईसी इंजन बड़े थे, खर्चा ज्यादा था, स्लो थे, एफिशिएंसी कम थी, तुम आईसी इंजन लेके आए। लेकिन सर यहाँ तो मुझे कोई मतलब की बात दिख नहीं रही है, यहाँ तो दोनों ही काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो टू स्ट्रोक इंजन है, नई टेक्नोलॉजी जो है वो फोर स्ट्रोक इंजन है। तो अब नई टेक्नोलॉजी कोई आई है तो ऑब्वियसली बात है पुरानी वाली से अच्छी भी तभी तो आई होगी। पर तुम्हें इसके अंदर कोई कमी दिख रही है क्या? चलो मैंने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे नाम को, वो तो स्ट्रोक की बात है, मैं यहाँ पे स्ट्रोक के नाम लिख दूं तो बात सेम हो जाएगी। लेकिन कमी क्या दिख रही है तुम्हें टू स्ट्रोक के अंदर? मुझे तो कोई कमी दिख नहीं रही। बढ़िया यार है ना, चार में दो में काम कर दे रहे हैं। तो इससे पहले कि आप टू स्ट्रोक कुछ गलत बोला, पहले बता दूं टू स्ट्रोक इंजन को मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान था, सिंपल सी टेक्नोलॉजी थी। लोकल जो मैकेनिक है वो भी टू स्ट्रोक इंजन को मैन्युफैक्चर कर दिया करते थे। लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो अगर वो सिंपल थी तो वही रखनी थी ना फिर हमने यार। यस रेवोल्यूशन हाफ रहता है, बिल्कुल समझदारी वाली बात है, बिकॉज़ वहां रेवोल्यूशन डबल होता है फोर स्ट्रोक के अंदर, यहाँ पे सिंगल होता है क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन, तो यहाँ रेवोल्यूशन हाफ होता है, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया इसका। तो इसलिए फोर स्ट्रोक पे जा सकते हैं। और कोई है तो यार पावर नहीं मिल रहा था, नहीं पावर वाली बात तो नहीं है, पावर तो मिल रहा था, एफिशिएंसी नहीं मिल रही थी। पता कैसे? आप खुद सोच के देखो इस एग्जांपल से, बड़े अच्छे से तुम रेडी हुए, आराम से बैठ के गाने सुने, गाने बंद किए, फिर चाय पी और फिर क्लास ली। इधर गाने सुनते सुनते रेडी हुए, क्लास लेते लेते चाय पिया, बताओ ज्यादा मजा किसमें आएगा? ऑब्वियसली मजा तो इसी काम के अंदर आएगा, तो तुम्हें मजा आएगा, इधर एफिशिएंसी आती है। फोर स्ट्रोक इंजन जो है वो ज्यादा एफिशिएंसी देते हैं, टू स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि मल्टीटास्किंग के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, एक साथ दो स्ट्रोक लगा रहा है, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, फ्यूल का वेस्टेज होता है। फ्यूल का वेस्टेज होता है तो फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पाता। यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन के अंदर फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पाता। आगे की लाइन बोलने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा, क्या तुमने लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया हुआ है या जलता देखा हुआ है? हाँ देखा है। लकड़ी वाला चूल्हा जब जलता है तो हमेशा धुआं प्रोड्यूस करता है, बट धुआं थोड़ा थोड़ा जल रहा है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। बट अगर आग जलना बुझ गई है तो एकदम से बहुत ज्यादा धुआं आता है, देखा ना आप लोगों ने? तो इसका मतलब ये कि जब मैं उन वुड्स की लकड़ियों की प्रॉपर्ली बर्निंग कर रहा हूं तो धुआं कम आएगा। और इम्प्रॉपर बर्निंग से काम करते हैं ना, गीली लकड़ी को जला के देखो, गीली लकड़ियों की सर्दियों के अंदर पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं, मैं जब गांव में था, हमारे आज भी होता है, तब भी होता था है ना, तो लकड़ियां जला के लोग बाहर बैठे थे, बिकॉज़ बातें भी करनी आपस में और बाहर ठंड है, तो गीली लकड़ी जलाना पूरा टाइम आंखों से पानी आता रहता था भाई, बिकॉज़ गीली लकड़ी प्रॉपर्ली जल नहीं रही है, धुआं ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। और ड्राई वुड होगी तो बड़ा इजीली जल जाती है, तो प्रॉपर बर्निंग होगी तो स्मोक कम प्रोड्यूस होगा, और इम्प्रॉपर बर्निंग तो स्मोक प्रॉपर्ली ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो टू स्ट्रोक इंजन है वो सही से काम नहीं कर रहा, बिकॉज़ दो स्ट्रोक एक साथ करना चाह रहा है, तो यहाँ पे फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती है, तो धुआं ये क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो ये स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन मैं यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहा हूँ, इधर कंपेयर करता हूँ है ना, मैं वापस आके पढ़ाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई साहब स्मोक की बात हम कर रहे थे, ये टू स्ट्रोक है, उधर फोर स्ट्रोक है, देखो कहीं ना कहीं स्मोक वाला पॉइंट लिखा होगा, ये ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, कहीं लिखा गया है ना, ये वाले क्या करते हैं, ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और ये वाले कंपैरेटिवली कम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। पर रटना नहीं है, बात को समझना है, क्यों कम स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाले, बिकॉज़ फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग हो रही है, प्रॉपर बर्निंग होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, धुआं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर ये लो धुआं ज्यादा दे रहा है, वेस्टेज कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, और वहां पे आपको एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। पहला पॉइंट तो पहले से क्लियर है कि टू स्ट्रोक इंजन है तो क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन कितना होगा, क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन एक होगा, और फोर स्ट्रोक इंजन है तो वहां पे क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन कितना होगा, टू होगा। ये बात तो समझ आ गई। ओके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि एक तो आप गाड़ी में डालते हैं डीजल या फिर पेट्रोल, पर उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, उसके साथ साथ आप डालते हैं उसके अंदर गाढ़ा चिकना तेल, लुब्रिकेंट जिसे कहा जाता है, जब सर्विस के बाद उसको बदला जाता है। तो लुब्रिकेंट वाला एग्जांपल मैंने कल आपको दिया था, क्या दिया था कि आप अगर इस तरह से लोहे को बार-बार करेंगे लोहा घिस जाएगा, लेकिन अगर लुब्रिकेंट लगा देंगे उसके बाद क्या होगा, लुब्रिकेंट लगाने पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, तो इंजन के अंदर जो घिसावट है वो क्या होगी, कम होगी। तो जो टू स्ट्रोक इंजन थे ना वो अपने फ्यूल के साथ-साथ लुब्रिकेंट्स को बर्न कर देते थे। जो फ्यूल है वो तो बर्न होता ही होता था, है ना, लेकिन लुब्रिकेंट्स को भी क्या करते थे, बर्न करते थे। तो फ्यूल के साथ लुब्रिकेशन को बर्न कर देते थे, इसलिए लुब्रिकेंट वहां पे कम हो जाते थे, इंजन के अंदर वियर एंड टियर ज्यादा हो जाता था। तो यहाँ पे ज्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको चाहिए टू स्ट्रोक में, क्यों? क्योंकि ये ऑयल के साथ लुब्रिकेंट को बर्न कर देते हैं, लुब्रिकेंट बर्न हो चुका है, पूरा लुब्रिकेशन हो चुका है, इसलिए इंजन के अंदर घिसावट क्या होगी, ज्यादा, और घिसावट ज्यादा होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है ओके। उसके अलावा इंजन मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्वियस बात है यार, नई टेक्नोलॉजी मुश्किल होती ही होती है। कैसे? जैसे सीपीयू की बात करता हूं है ना, सीपीयू जानते हो सारे लोग, तो मेरे जैसे ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स हैं, अगर कोई कंप्यूटर बंद हो जाए ना, वो लोग क्या करते हैं भाई साहब, पेचकस लेके स्क्रू ड्राइवर खोल के रैम को निकाल के डाल के साहब फिर से चला लेते हैं। पीसी खराब हो गया तो, लेकिन लैपटॉप खराब हो गया तो क्या वो चला लेते होंगे? नहीं, फिर मैकेनिक के पास जाना पड़ता है भाई, बिकॉज़ लैपटॉप इज समथिंग व्हिच इज न्यू टेक्नोलॉजी, टफ टेक्नोलॉजी है वो। क्यों टफ है? क्योंकि इतने से जुगाड़ के अंदर इसकी तो स्क्रीन इतनी बड़ी है, लैपटॉप तो खुद इससे आधा आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम इसके लैपटॉप को बहुत कंप्रेस कर दिया गया, तो नई टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो टू स्ट्रोक वाज ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो इसके इंजन को बनाना चीपर था और सिंपल था, लेकिन ये इंजन एक्सपेंसिव है और इनको बनाना क्या है, टफ है। यहाँ पे इंजन की बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन, तो मैं ये बात बताने से पहले आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने यामाहा RX 100 देखा हुआ है क्या? यामाहा की RX 100 बाइक लड़कों ने देखी हुई होगी, वो फटफटे टाइप का बहुत ज्यादा आवाज करता है, नहीं देखा लड़कियों ने? अच्छा आपने बजाज का स्कूटर तो देखा होगा, पुराने वाला स्कूटर, नए वाले नहीं जो आजकल आ रहे हैं, वो पुराना चेतक आता है, करता जाता था, वो जो थे वो अपने आप में टू स्ट्रोक हुआ करते थे। टू स्ट्रोक थे इसलिए वो ज्यादा साउंड, पुराना राजदूत फटफटिया बाइक कितनी आवाज करता था, क्योंकि उसके अंदर टू स्ट्रोक इंजन यूज किया जा रहा है। तो टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं ना, उनको बनाना सिंपल है, तो वो लाइटर तो होते हैं, वजन में तो कम होते हैं, लेकिन नॉइजी होते हैं, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये वाले जो है हेवियर होते हैं और नॉइजी कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो जिस भाई ने मेरे से साउंड का पूछा था, मैंने कहा था ना कि वो यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली साउंड का रिलेशन इंजन के टाइप के साथ है। टू स्ट्रोक इंजन बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, फोर स्ट्रोक इंजन साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, एक वर्ड रह गया, वो वर्ड मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो पिछला पढ़ लेंगे, ये मैंने छोड़ दिया था। तो टू और फोर स्ट्रोक जैसे कि मैंने बताया कि लगने तो फोर स्ट्रोक ही है, वही सीक्वेंस रहना है, इनटेक वाला, फिर कंप्रेशन, फिर कंबशन, फिर एग्जॉस्ट, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन उसे फोर स्ट्रोक के अंदर करेगा और टू स्ट्रोक इंजन उन्हीं चार कामों को दो स्ट्रोक के अंदर कर डालेगा। तो चार स्ट्रोक तो आपने रट लिए हैं, पहला इनटेक जिसे सक्शन भी कहा जाता है, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंबशन जिसे पावर स्ट्रोक कहा जाता है, चौथा हो गया एग्जॉस्ट। दो स्ट्रोक की बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन के अंदर, जो टू स्ट्रोक होते हैं, इट कंप्लीट अ पावर साइकिल, एक पावर साइकिल को कंप्लीट कर लेता है विद टू स्ट्रोक, एक अप हो गया एक डाउन, बस दो स्ट्रोक के अंदर क्या काम पूरा कर लेगा, और क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन कितना होगा, एक ही होगा। तो टू स्ट्रोक की बात करते हैं, फोर की बात करते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर फोर स्ट्रोक जो होंगे पिस्टन के, वो क्या करेंगे, चार स्ट्रोक एक पावर साइकिल। तो यहाँ पे दो स्ट्रोक ने पूरा किया था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फोर स्ट्रोक लगे हैं पावर साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन वहां एक हुआ था, यहाँ पे दो हो गए हैं इन टू स्ट्रोक इंजन। इस बात को ध्यान रखना, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है,
जब एंड होता है कंबंशन स्ट्रोक का तो सेम टाइम पे जब एंड हो रहा है उसी टाइम पे बिगिनिंग हो जाती है कंप्रेशन की। तो मतलब कंबंशन और कंप्रेशन एक साथ हो रहे हैं, उसके बाद इनटेक और जो एग्जॉस्ट इधर से अंदर आ रहा होता है, फ्यूल इधर से धुआं बाहर जा रहा होता है, तो इनटेक एग्जॉस्ट एक साथ हो जाते हैं, कंबंशन कंप्रेशन एक साथ हो जाता है अकरिंग एट द सेम टाइम। तो ये एक स्ट्रोक हो गया, ये वाला दूसरा स्ट्रोक हो गया, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन है और 4 बार अलग-अलग काम हुए तो वो क्या हो गया, वो अपने आप में 4 स्ट्रोक इंजन हो गया। तो 2 और 4 स्ट्रोक आपको समझ आया? सबको समझ आया? हाँ, समझ आया। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं वो जरा देखो ध्यान से मुझे देख के बताओ ये कौन से वाला इंजन है? क्या आप यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन को देख रहे हो या फिर 4 स्ट्रोक इंजन को? 2 और 4 लिखो चैट के अंदर। बढ़िया बात, पहला आंसर बिल्कुल सही। सबका वेट करूंगा, ये वाला आंसर मुझे सब लोगों से चाहिए। जो मर्जी लिखो, 2 ही ऑप्शन आपके पास है। तो श्रद्धा का आंसर गलत हो गया है, राहुल बघेल का आंसर गलत है, एलेक्स का आंसर भी गलत है, हाईटेक कंप्यूटर का आंसर भी गलत हो गया है। बाकी लोग सही लिख रहे हैं, बताऊंगा सही आंसर क्या, पहले लिख लो। आशीष तिवारी का आंसर भी गलत हो गया है। ओके, महिमा का भी आंसर गलत है, सिमर का भी आंसर गलत है। ओके जी, गलत वाले लोगों ने से 4 स्ट्रोक लिखा है, सही वाले लोगों ने से 2 स्ट्रोक लिखा है। चेक करते हैं 4 है कि 2 है, वापस मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, जरा इधर देखते हैं। अब ध्यान से 2 एनिमेशन को नोट करना। क्यों नोट करना? क्योंकि जो होता क्या है, जो आपके 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनके अंदर पोर्ट लगे होते हैं, जबकि जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन है उनके अंदर वॉल्व लगे होते हैं। तो ये यहाँ पे पोर्ट है, देख लो भाई साहब, ये पोर्ट है, अभी दोबारा दिखाऊंगा। ये देखो, ये पोर्ट है, यहाँ से फ्यूल अंदर जाएगा, यहाँ से धुआं बाहर आएगा, लेकिन यहाँ वॉल्व है, ये नीचे होगा तो अंदर आएगा फ्यूल, ये नीचे होगा तो धुआं जो है बाहर चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, पहले अपने देखते हैं इसको, ठीक है, इसको इग्नोर मारो, इसको देखो भी आराम से देखो। जब ये खुल रहा है तो ये बंद है, और जब ये खुल रहा है तो ये वाला बंद है। देखो अब वो खुला, आराम से देखिएगा। पहले पिस्टन क्या हुआ, पहले पिस्टन ये पिस्टन नीचे हुआ, नीचे होते टाइम वहां पे क्या हो गया, आराम से, है ना, इसे स्लो डाउन नहीं कर सकता। नीचे जब हुआ पिस्टन तो उधर से फ्यूल जो है वो क्या आ गया, अंदर आ गया। जैसे ऊपर हुआ तो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन जब हुआ तो स्पार्क प्लग ने चिंगारी पैदा करी, देखो चिंगारी डाली और वहां ब्लास्ट हो गया। जैसे ब्लास्ट हुआ तो पिस्टन को नीचे पुश कर दिया गया और सेम टाइम पे क्या हो गया, वहां पे अगला जो आया उससे धुआं जो है बाहर हो गया। तो यहां अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो देख के बताओ मुझे, 4 काम 4 स्टेप के अंदर हो रहे हैं कि 2 स्टेप के अंदर? आराम से देखिएगा, ये देखो, एक पिस्टन की मूवमेंट, ये दूसरी मूवमेंट होगी, ये तीसरी हुई, ये चौथी मूवमेंट होगी। तो यहां मुझे लेके बताओ 2 स्टेप के अंदर हो रहा है, 4 के अंदर हो रहा है? यहाँ तो सारे लोग क्लियर हो गए, ये तो सब लोग 4 कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा। 4 स्ट्रोक। अब जरा इधर देखिए आराम से और ध्यान से देखिए, देखो यहाँ वो चिंगारी पैदा हो रही है, चिंगारी से धुआं बाहर जा रहा है, इधर से फ्यूल देखो, ये पोर्ट लगा हुआ है, देखो बार-बार खुल रहा है। अब इसके खुलने को नोटिस कर लो, क्योंकि यहाँ ये खुल रहा है जब 4 मूवमेंट हो जाएगी, इसको नोट, ये खुला, अब देखो एक, ये दूसरा, ये देखो फिर खुल गया, है ना? तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा जो साइकिल है वो कब हो रहा है, 2 मूवमेंट के अंदर हो रहा है। पर पहले आराम से देख के समझना, मेरी बात मत मान लेना कि हाँ सर 2 में हो रहा है। ध्यान से देखो 2 में हो रहा है कि 4 में हो रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पे जो पूरा काम है पिस्टन के 2 मूवमेंट में हो गया, लेकिन वहाँ 4 मूवमेंट के अंदर हो रहा है। तो 4 स्ट्रोक इंजन है, ये वाला 2 स्ट्रोक इंजन है। अब ये तो वही वाला एनिमेशन आपके सामने, तो बताइए 2 स्ट्रोक हुआ कि 4 स्ट्रोक हुआ? क्या समझ आया? नहीं आया तो पूछिए, डाउट आपका दोबारा बताऊंगा। और समझ आ गया तो फिर ओके है। हाँ भाई, हाईटेक कंप्यूटर गलत लिखा था, आंसर समझ आ गया? ओके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था। कौन सा वाला? ये लो, ये मैंने छोड़ा था। ये मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या यूज करता है, पोर्ट को यूज करता है। पोर्ट में क्या है यार, ये ध्यान से देखो आपके सामने, इसको बनाना क्या है, तो सीधा पोर्ट लगेगा, बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज़ ऊपर से मूव कर रहा है, नीचे उसको खोल रहा है, जब ये बंद है तो वो खुल रहा है, जब वो खुला तो ये बंद है, जब ये खुलेगा तो वो बंद रहेगा। ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ वॉल्व लगे होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर वॉल्व लगे होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर पोर्ट लगे होते हैं। पोर्ट को बनाना आसान होता है, इसलिए चीपर होते हैं, और इसको बनाना मुश्किल होता है, टफ होता है, इसलिए ये इंजन क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। डालिए जरा नजर और बताइए मुझे, क्या बताइए कि कोई यहाँ पे आपको डाउट आ गया होगा तो प्लीज पूछ लीजिए, आंसर करूंगा। ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप 100% क्लियर नहीं हो जाएंगे। ओके जी। तो एक डाउट मुझे मिला है आपकी साइड से, किसी बच्चे ने कहा है कि 4 स्ट्रोक में वॉल्व कैसे कंट्रोल होगा? तो वो देखिए, वॉल्व के ऊपर कुछ लगा हुआ है जो गोल-गोल घूम रहा है, उसे कहा जाता है कैम शाफ्ट। क्या कहते हैं? कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट जो होती है वो क्या करती है? कैम शाफ्ट जो है वो स्पेशल कंपोनेंट है जो क्या करता है, वॉल्व की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और इसलिए तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि उसको ये इंश्योर करना है कि सही समय पे सही खुलना चाहिए। बिकॉज़ ये तो मैं एक ही सिलेंडर तुम्हें सामने दिखा रहा हूं, लेकिन गाड़ी में तो 4 या फिर 6 सिलेंडर होते हैं, तो सब में ब्लास्ट एक ही टाइम पे नहीं होता। अगर तुमने बुक पढ़ी है तो पढ़ा होगा, फायरिंग ऑर्डर होता है ना? तो वो किस टाइम पे फायरिंग करनी है, प्रॉपर सीक्वेंस लेना पड़ता है इंजन को। तो वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व को जो कंट्रोल है वो कौन करता है? कैम शाफ्ट करता है। हाय हाय, कोई कह रहा है मेरा डाउट ये है कि इतना प्यार से पढ़ाना कहाँ सीखा? बस ऐसे प्यार किसी से हो गया था ना, वो तो चलिए मैंने डीपी हटाई और मैंने क्या कहते हैं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो प्यार तुम लोगों से हो गया है ना? चलिए ओके। क्या ट्रेन के इंजन को 4S कह सकते हैं? 4 स्ट्रोक आप कहना चाह रहे हो, है ना? कह सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक इंजन है तो फिर कहानी बदल जाएगी। एग्जाम में ये इंजन दिखाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फोटो नहीं दिखा सकता एग्जाम, हाँ कैट वैट के एग्जाम होते हैं वहां फोटो वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ओके, 4 स्ट्रोक में तब वॉल्व की टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है, बहुत बढ़िया बात, मतलब ये बच्चा अच्छे से समझ रहा है। यस गौरव, बिल्कुल सही बोला आपने। 4 स्ट्रोक में यही तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, बिकॉज़ 4 स्ट्रोक के अंदर ये तो मैंने एक ही सिलेंडर लगाया, वहां पे तो 4 सिलेंडर लगे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के इंजन को इंश्योर करना पड़ता है कि जिस टाइम पे पहले इंजन के अंदर ब्लास्ट हो रहा है उस टाइम पे तीनों में नहीं होना चाहिए, जिस टाइम पे सेकंड में है तो बाकी तीनों में नहीं होना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, एक सिलेंडर के लिए कर रहा है, सोचो 4 सिलेंडर, 4 अलग-अलग स्ट्रोक, 4 गुना 4 मतलब कितना हो गया, 16 स्ट्रोक उसमें लग रहे हैं। अब 16 स्ट्रोक के अंदर सही टाइम मेंटेन करना पड़ेगा कि गाड़ी को इक्वल पावर मिलती रहे। तो यही तो अपने आप में क्या है, टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए टफ है, और इसीलिए आपका 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। ओके, ठीक है जी। और कोई डाउट है? कभी पता नहीं था कि इंजन में ऐसा भी होता है, सारा क्लियर हो गया, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं यार, मुझे तो खुद को नहीं पता, मेरा तो खुद का आज क्लियर हुआ है। आगे मूव करते हैं। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया है। तो इन चीजों में पहले ही बोलता था, तो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा था बच्चों को, मैंने तब भी कहा था कंप्यूटर तब तक नहीं आएगा जब तक इंटरेस्ट नहीं लोगे। सेम ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है ना? फिशरीज के अंदर समझ आता है कि तुम नदी में कूद नहीं जाओगे मछली पकड़ने के लिए, देख के आता हूं ये मछली कौन से वाली है, लेकिन इंजन तो देख सकते हो ना, तो इंजन देखने का मौका मिले जहां मैकेनिक खोल रहा हो तो देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको यहां पर ये समझ आएंगी। चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, डीजल और पेट्रोल इंजन की। कोई कह रहा है कभी-कभी इंजन व्हाइट स्मोक देता है, धुआं ज्यादा मारने लगता है इंजन, आपने देखा? उसका कारण भी यही होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रॉपर बर्निंग होगी तो धुआं कम प्रोड्यूस होगा, बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी तो धुआं ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अक्सर इंजन के साथ ऐसा होता है विंटर्स के टाइम में, समर में कम होता है, विंटर में ज्यादा होता है। आप इंजन को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को रन करना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे फ्यूल और गाड़ी जो है प्रॉपर टेंपरेचर पे नहीं है, इसलिए फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, गाड़ी धुआं ज्यादा मार रही होती है। बट कुछ देर चलने के बाद धुआं नॉर्मल हो जाता है। क्यों? अब आपकी गाड़ी नॉर्मल टेंपरेचर मेंटेन कर चुकी है, फ्यूल का टेंपरेचर मेंटेन हो चुका है, और उससे क्या होता है, बर्निंग प्रॉपर हो जाती है, और जो स्मोक प्रोडक्शन है एग्जॉस्ट के थ्रू क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, ओके।
ये वाली शिकायत नहीं सुनेंगे जो कंप्यूटर वाली लिखी जा रही है, इसीलिए फ्री पढ़ा रहा था मैं कि कोई मुझे कहना पाए कि मैंने कितना पढ़ाया है। चलो कंप्यूटर की बातें यानी करेंगे, आगे चलते हैं इंजीनियरिंग में और लास्ट बात करते हैं डीजल वर्सेस पेट्रोल इंजन की, ठीक है। डीजल और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क होता है? देखिए कुछ कुछ फर्क आपने पहले से सीख लिया। क्या सीख लिया? डीजल पावर के लिए है, पेट्रोल स्पीड के लिए है। डीजल कंपैरेटिवली सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है। पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल होता है, डीजल कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होता है। डीजल हैवी व्हीकल के अंदर यूज होता है, पेट्रोल जो है वो लाइटर व्हीकल के अंदर यूज होता है। डीजल का जो फ्यूल, अच्छा फ्यूल कंजप्शन आगे बता दो मुझे। कंपैरेटिवली बोलेंगे तो फ्यूल कंजप्शन कम किसका होता है? मतलब गाड़ी 1 किलोमीटर चलने के लिए कम क्या कंज्यूम करेगी, पेट्रोल या फिर डीजल? पी या डी लिख के बताओ। ऑफ कोर्स गाड़ी की बात करेंगे तो पर किलोमीटर रन करने के लिए कम कंज्यूम करेगी। महिमा ने कहा पेट्रोल को, विवेक ने कहा पेट्रोल को, अजीत ने पेट्रोल कहा है, ओम ने पेट्रोल कहा है, कमल तो कुछ और कह रहा है, एलेक्स भी पेट्रोल कह रहा है, हाईटेक कंप्यूटर पेट्रोल कह रहा है। तुम सबके सब सबसे बड़े घोचू हो। आप बोलो कैसे बताता हूं? ये देखो तुम खुद बताना है ना, अपने लिए घोचू वर्ड यूज करना, अगर आपको लगे आप हो के नहीं हो। कल हमने डिस्कस किया था, यस लिखिएगा अगर मैंने कल ये वाली बात बताई थी कि एवरेज अगर पकड़ोगे तो जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो आपको देंगी कितना एवरेज 12 से 18 किलोमीटर का, मतलब कि 1 लीटर से वो 12 से 18 किलोमीटर चल जाएंगी। और डीजल कार जो है वो कितना 20 से 25 किलोमीटर की एवरेज आपको देगी। क्या ये मैंने कल बताया था? हाँ बताया था। अब ध्यान से देखो 1000 ml आप जब क्या करते हो, मतलब आपका 1 लीटर हो गया ना यार, 1 लीटर जब आप क्या डालते हो आपका पेट्रोल तो गाड़ी चलती है 18, जबकि आप जब यही 1 लीटर डालते हो डीजल तो गाड़ी चलती है 25। अब बताइए जरा छोटी वैल्यू का भाई 18 से डिवाइड करने में 25 से करने पर आएगी ना, तो लो कंजप्शन किसका हो रहा है, पेट्रोल का कि डीजल का? बताओ जरा, लो कंजप्शन किसका हुआ, पेट्रोल का कि डीजल का? जब गाड़ी चली है, क्या चली है गाड़ी गाड़ी जब चली है 25 किलोमीटर 1 लीटर से, तो मतलब डीजल से कम, डीजल को कम कंज्यूम कर रही है ना, पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज़ पेट्रोल माइलेज कम देगा। समझ आई कि नहीं? दोबारा बोलूं क्या? सुनिए ध्यान से यार, 1 लीटर पेट्रोल से गाड़ी चला रहा हूं, 1 लीटर डीजल से चला रहा हूं। पेट्रोल से गाड़ी चली समझने के लिए 20 किलोमीटर, डीजल चली 25 किलोमीटर, तो सोचो कम कंज्यूम क्या किया उसने? ज्यादा कंज्यूम किया तभी तो 20 किलोमीटर चली, और कम कंज्यूम किया तभी तो 25 किलोमीटर चली। तो कम कंजप्शन किसका होगा, डीजल का या पेट्रोल का? है ना? लिखो अब तुम पहुंचो हो, क्योंकि ये वाली बात कल बताई थी और तुम्हें पता थी ये वाली बात कि डीजल ज्यादा वैसे तो डीजल पे भी डिपेंड करता है, ट्रक में डालोगे तो कम ही देगा आपका माइलेज, लेकिन सेम कार के अंदर चलोगे, आपने एक कार ली सेम मॉडल, दूसरा सेम मॉडल, डीजल पेट्रोल, पेट्रोल कम आपको माइलेज देगा, डीजल आपको ज्यादा माइलेज देगा, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई लोगों थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे नहीं करना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं आराम से। डीजल इंजन में कहा गया फ्यूल जो मिक्स होता है एयर के साथ, उसे कार्बोरेटर नहीं लगा करता। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कार्बोरेटर तो पेट्रोल इंजन में लगा होता है जो एयर और फ्यूल की मिक्सिंग करता है, लेकिन यहाँ पे जो एयर और फ्यूल की मिक्सिंग है वो सिलेंडर के अंदर ही होती है। भाई साहब ये तुम्हारे जैसा ही है, बोला एग्जाम हॉल में जाके देखें क्या लिखना क्या नहीं, पहले तैयारी नहीं करता, लेकिन पेट्रोल इंजन पहले से तैयारी करके बैठा है, एयर और फ्यूल की मिक्सिंग करता है, कार्बोरेटर फिर अंदर डालता है। दूसरा, डीजल इंजन के अंदर जो इग्निशन है, जो ब्लास्ट है, जो आग लगती है ना, पता किससे लगती है? हॉट कंप्रेस्ड एयर, बिकॉज़ कंप्रेशन रेशियो इसका ज्यादा होता है। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से यहाँ पे टेंपरेचर बढ़ जाता है और आग अपने आप अंदर लग जाती है, और कंप्रेशन रेशियो ज्यादा इसलिए ब्लास्ट बड़ा होता है, इसलिए पावर प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो कम होता है, कंप्रेशन रेशियो कम होता है इसलिए पावर भी यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। और आग लगाने के लिए अंदर क्या लगा होता है इसके पास, इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए आपका स्पार्क प्लग लगा होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है और उससे क्या होता है अंदर चिंगारी, चिंगारी से ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी स्पार्क प्लग है, यहाँ पे हॉट एयर से आग लग जा रही है। ये इंजन जो है वो उन फ्यूल के साथ काम कर रहा है जिनकी वोलेटिलिटी कम है, मैंने आपको बताया था। डीजल कम वोलेटाइल होता है, जबकि आपका पेट्रोल जो है वो क्या होता है, ज्यादा वोलेटाइल होता है। जनरली इनको हैवी व्हीकल के अंदर, डीजल को हैवी व्हीकल के अंदर यूज करते हैं, ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, आपका कंबाइन हो गया, और इनको लाइट व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल और कार में यूज होता है पेट्रोल को। रिलेटिवली लो फ्यूल कंजप्शन, कंजप्शन कम होता है किसका, डीजल का, ज्यादा कंजप्शन होता है किसका, पेट्रोल का। एंड यहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट, अगर आप डीजल इंजन लेंगे तो खर्चा ज्यादा आता है, पेट्रोल इंजन को लेंगे तो पेट्रोल इंजन शुरुआत में कम रेट में मिल जाता है। यहाँ पे डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल की मेंटेनेंस ज्यादा होती है, जबकि पेट्रोल की बात करेंगे तो वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। पढ़िए सारे पॉइंट फिर से और पूछिए, कोई भी डाउट किसी को आ गया होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस, पेट्रोल को कार्बोरेटर चाहिए, बिल्कुल आपने सही लिखा, ताकि वो मिक्सिंग कर सके एयर और पेट्रोल की, लेकिन डीजल में नहीं चाहिए, वो अंदर जाके मिक्सिंग करेगा। डालो भाई जल्दी से नजर डालो और बताओ, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। आशीष भाई क्लियर हो गया? ओके जी। एक डाउट किसी ने पूछा कि सीएनजी यूज कर सकते हैं डीजल की जगह, ऐसा पूछा है शशिकांत ने। तो मैं शशिकांत से कहूंगा कि शशिकांत, मैं तेरे को रोटी खिलाने की जगह घास फूस खिला सकता हूं? तो बोलेगा नहीं सर, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा घास फूस को। वैसा ही है सर, डीजल इंजन है ना, तो डीजल इंजन जो होगा सर वो कर ही नहीं पाएगा ना सीएनजी से। बट हाँ, आप अगर ये बोले कि अलग से सीएनजी इंजन है तो डेफिनेटली लॉजिकल सी बात है कि सीएनजी इंजन है तो सीएनजी से चल जाएगा, लेकिन अगर डीजल इंजन है तो डीजल से ही चलेगा। इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप देखेंगे गाड़ियों का जो टैंक होता है, फ्यूल टैंक, उसके बाहर कैप लगा होता है, कैप के ऊपर पी और डी लिखा होता है, इसलिए लिखा होता है पी लिखा है तो पेट्रोल, डी लिखा है तो डीजल, बिकॉज़ डीजल के अंदर गलती से पेट्रोल घुसा दिया ना, कार चलेगी नहीं भाई, पेट्रोल पंप पे रुक जाएगी, तो नहीं चल सकता। जो जिस टेक्नोलॉजी के लिए बना है वैसे ही चलेगा। एंड यस, किरण ने सही बात लिखी है, अब तो ब्लेंडिंग भी की जा रही है। यस राइट, एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। पढ़ा आप लोगों ने ऐसा एथेनॉल प्रोडक्शन? यस आपने पढ़ा होगा। एथेनॉल प्रोडक्शन जो है पहले शुगर केन से हो रहा था, लेकिन अब बोलेंगे 2024 के अंदर जो एथेनॉल बनाया गया है वो सेकंड हाईएस्ट क्रॉप शुगर केन है। क्या आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा एथेनॉल इस टाइम पे कौन सी क्रॉप से बनाया जा रहा है? उस एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है, किससे मिक्स किया जा रहा है? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ, ताकि पेट्रोल डीजल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको कम यूज करने पड़े, तो मिक्सिंग हो रही है ये डीजल के साथ। सबसे ज्यादा जो एथेनॉल इस टाइम बनाया जा रहा है वो मेज यानी मक्का से बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने 1 मिनट का वीडियो भी डाला था शॉर्ट्स में यूट्यूब पे, वो कौन बनेगा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट, वहां बताई थी वाली बात कि सबसे ज्यादा जो एथेनॉल बनाने के लिए प्रोडक्ट यूज है इस टाइम पे वो क्या है, मेज हो रहा है। लेकिन आप लोग नहीं देखते होंगे, कारण उसका आपको लगता है तो फ्री की वीडियो है, थोड़ी काम की बात होती होगी। अपना फ्री हो चाहे पेड हो, बात काम की करते हैं, बीच में फालतू बातें कर लेते हैं, चलता है। देखी थी, चलो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इंजन वाली बातें खत्म होगी, लास्ट बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन इग्निशन। इसमें क्या बताना इग्निशन में, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक स्पार्क वहां प्रोड्यूस होगा, अंदर ब्लास्ट होगा। और अगर दूसरा है तो वहां पे क्या है, जो आपका डीजल है वो क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, वो कंप्रेस करके आग लगाएगा, पेट्रोल जो स्पार्क से आग लगाएगा। तो या तो होते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन जिन्हें कार्बोरेटेड टाइप इंजन कहा जाता है, या फिर होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिन्हें इंजेक्टेड टाइप इंजन कहा जाता है। बात होगी खत्म, इंजन आपका ओवर हो गया। अब आगे चलेंगे ट्रैक्टर की बात करेंगे। इंजन सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं।
चलो आगे चलते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसकी मैं क्या बात करूं यार, ये तो आप ही कर लीजिएगा, मैं समझाता जाऊंगा। ये वाले पॉइंट तो रटने वाले हैं कि किस टाइम पे पहला ट्रैक्टर बना, इंडिया में कब बना, यहाँ कब बना, वहां कब बना, इसमें को समझाने वाला थोड़ी है ना। अब अगर मैं पूछूं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ी, तो फैक्ट ही है ना। मतलब समझाओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तुम भी समझाना शुरू कर दिए, सर आंधी आ रही थी, तेज तूफान आ रहा था, बारिश होने लगी, फसलें पानी बह रही थी, मेरे माता पिता ने सोचा कुछ तो होने ही वाला है, फाइनली मैं पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा। आगे चलता हूं, समझाने वाली बातें मैं सारी समझाता जाऊंगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर आपको लेना है तो कैसे उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रैक्टर की बात करते हैं तो सिलेक्शन मैंने आपको समझाया था कल, क्या समझाया था कि आपको 2 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी लेना है अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते हो तो, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो तो 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बोला 2 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी, तो अगर मेरे पास 40 हेक्टेयर जमीन है तो आधा मतलब 20 से 25 लूंगा मोनोक्रॉपिंग में, और यही अगर मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा हूं तो फिर 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी है, तो 40 हेक्टेयर लैंड मेरे पास है, 30 से 35 ट्रैक्टर मेरे को लेना पड़ेगा। तो सिंगल क्रॉपिंग बेटर, मैंने अभी आपको बोला 1 एचपी फॉर एवरी 2 हेक्टेयर, मतलब 40 हेक्टेयर का फार्म है तो 20 से 25 ट्रैक्टर मुझे ले लेना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, 40 हेक्टेयर मजाक कर रहा है यार ये, पर क्या करें, स्टडी में चीजें ऐसी हैं, पुरानी हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी है। आप खुद सोचो 40 हेक्टेयर का मतलब होता है भाई साहब 100 एकड़। खुद से पूछो 100 एकड़ जमीन जिसके पास है वो 20 का ट्रैक्टर लेके आएगा, 20,000 का ट्रैक्टर तो अपने मजदूर को गिफ्ट कर देगा, वो भी 100 एकड़ का मालिक है वो, है ना। तो बहुत छोटा हो गया ये आज के टाइम के हिसाब से, बट रिकमेंडेशन पुरानी है और ये आईसीआर की वेबसाइट पे है, तो पेपर में आएगा तो यही आपको मानना पड़ेगा। अगला ये तो बात करें उसने मोनोक्रॉपिंग की, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न की, अगर मल्टीपल क्रॉपिंग आप ग्रो करते हो, एक से ज्यादा क्रॉप लेते हो, तो फिर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी होगी, बिकॉज़ इरिगेशन आते ज्यादा क्रॉपिंग ग्रो करते हैं, तो अब आपको 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अब 40 हेक्टेयर फार्म के लिए 20 से 25 नहीं, अब कैसा लोगे 30 से 35 एचपी का। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये कह रहा है 30 से 35 का ट्रैक्टर कहां पे, जहां पे ये होता हो, तो पंजाब ऐसा ही एरिया है जहां पे एक से ज्यादा क्रॉप साल में लेते हैं, प्लस इरिगेटेड भी है। ये कह रहा है 40 हेक्टेयर, तो मेरे यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ 5 एकड़ वाला, 5 एकड़ भाई साहब 2 हेक्टेयर वाला जो किसान है ना, वो भी इधर भाई साहब 40 एचपी का ट्रैक्टर लेके बैठा हुआ है, 2 हेक्टेयर वाला, ये तो 40 हेक्टेयर की बात कर रहा है, तो 40 के लिए तो नीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये तो रिकमेंडेशन ठीक नहीं है। पर मैं फिर से बता दूं, ये पुरानी है, 1980 के दौरान की है, उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा मैकेनाइजेशन नहीं था, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन, ज्यादा नहीं वैरायटी नहीं थी, तो उस टाइम पे इतनी ही नीड थी, लेकिन आज नीड बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दादाजी से पूछेगा कि दादाजी आपकी जब शादी हुई थी, जब आप ये वो कर रहे थे, क्या आपके ऊपर इतना प्रेशर था, जॉब की तैयारी है, बोलेंगे नहीं भाई साहब मैं तो मस्त रहता था। क्यों, उस टाइम पे उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो इतने लो थे, खाना नीचे बैठ के खा लेना है, दाल रोटी खा लेनी है, कुछ भी खा लेना है, ईगो था ही नहीं। आजकल क्या हो गया ना, हाई फाई बन के रहना है, कपड़े महंगे महंगे पहने हैं, रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाना है, नीचे बैठने वाले खत्म हो गया है, बर्गर पिज्जा खाना है, तो लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हाई फाई कर ले, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, वो खर्चे बढ़ गए तो इनकम भी ज्यादा चाहिए, तो हर किसी को 40 से 50 हजार की जॉब चाहिए। उस टाइम पे भाई साहब 4 से 5 हजार, इवन वो तो चलो उस टाइम पे तो ये कि पैसे का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये भी तो होता है ना, तो वो तो टाइम अलग था, बट वैसे बोलूंगा तो उस टाइम पे उन लोग खर्चा क्यों नहीं था, बिकॉज़ लिविंग स्टैंडर्ड कम थे। आज बहुत ज्यादा हो गया, सेम यहाँ पे इस टाइम पे जब रिकमेंडेशन दी गई है तो 40 हेक्टेयर वाला जो फार्म है 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर सफिशिएंट है। पर आज हम बहुत एडवांस हो गए, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न हो, सिस्टम हो, या हमारे क्रॉप ग्रो करने के मेथड्स हो, या फिर हमारी वैराइटीज हो, सब एडवांस हो गए, तो इसलिए इंप्लीमेंट क्या हो गया, एडवांस हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर बात करेंगे 40 हेक्टेयर का फार्म मेरे पास है, 40 हेक्टेयर के फार्म पे मुझे क्या करना है, मुझे जीरो टिलेज करनी है, क्योंकि रिकमेंडेशन कहती है कि आपको टिलेज कम करनी चाहिए। जीरो टिलेज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टर्बो हैप्पी सीडर ले लिया, है ना। अब पहले तो ये बताओ, अगर मेरे पास 100 एकड़ जमीन है तो क्या मैं 1.5 से 2.5 लाख रुपए लगाकर टर्बो हैप्पी सीडर ले सकता हूं क्या? हाँ, 100 एकड़ वाला किसान कंफर्म ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर टर्बो हैप्पी सीडर को चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए कितने का, 45 क्या मान के लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो 35 एचपी का है, तो चलेगा नहीं टर्बो हैप्पी सीडर से। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि टर्बो हैप्पी सीडर जो है वो तो पिछले 5-7 साल में है, वो नई इनोवेशन है, और ये कहानियां क्या है, पुरानी है। चलो आगे चलते हैं, तो लैंड के बेस पे तो आपने देखा कि ट्रैक्टर कौन सा सेलेक्ट करना है। उसके अलावा ट्रैक्टर जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, जैसे वेरी हॉट जोन है, डेजर्ट एरिया है, उसके लिए हाई ऑल्टीट्यूड है तो एयर कूल्ड इंजन को प्रेफर किया जाता है, देन वाटर कूल्ड, तो क्लाइमेट के हिसाब से भी अलग अलग ट्रैक्टर हो सकता है। मेन क्राइटेरिया जो होगा वो किसका होगा, लैंड का होगा, कि किस तरह की लैंड है, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो, और ड्राई लैंड है, इरिगेटेड लैंड है। ड्राई लैंड होगी तो कम पावर चाहिए, इरिगेटेड पावर क्या चाहिए आपको, ज्यादा चाहिए। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करने से पहले मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने कहीं पे हाइड्रोलिक पावर का यूज होते हुए देखा है क्या? जो लोग इस कांसेप्ट को जानते हैं वो फटाक से नाम लिखेंगे, जिसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही थी। लिखो, सौरभ ने लिख दिया बिकॉज़ वो जानता है हाइड्रोलिक क्या होता है। उसके अलावा किसी ने नहीं लिखा अभी तक, ऋषिकेश ने भी लिख दिया क्योंकि वो जानता है। उसके अलावा गौरव भी जान रहा है, शशि जाट भी जान रहा है, शशिकांत भी जान रहा है, ओमकार भी जान रहा है, सब लड़के जान रहे हैं, लड़की किसी ने नहीं लिखा है, क्योंकि लड़की कभी खड़ी नहीं होती ना, कब जो नाला खुदा होता है, लड़के तो खड़े होते हैं, अच्छा नाला खुदा है बोला, ये लो देखना शुरू कर देते हैं, खड़े होते हैं ना, याद है ना तुम्हें? तो लड़की तुमने नहीं देखा तो बता देता हूं मैं, अगर हम लड़के सड़क पे जा रहे हो और नाले की खुदाई चल रही हो, स्मेल भी आ रही हो, तभी हम थोड़ा तो देख के जाएंगे, क्या अच्छा सोना निकल रहा है, तो हम देख के जाते हैं, क्योंकि वहां पे काम जो कर रहा होता है वो होती है जेसीबी। तो जेसीबी जो है ना, हमने उसको ऑपरेट होते हुए देखा हो, तो जेसीबी ऐसे ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, तो जेसीबी के अंदर सारा कुछ प्रेशर से चल रहा होता है। बेसिकली प्रेशर अपने आप में क्या होता है, वो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ही होता है ना, वो क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ये तो जेसीबी की बात हुई, तो क्या ट्रैक्टर के अंदर भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है? हाँ, आजकल तो हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत एडवांस हो गया यार, अब तो स्टीयरिंग को भी हाइड्रोलिक कंट्रोल पे दे दिया गया, ब्रेक भी हाइड्रोलिक कंट्रोल पे आती है। लेकिन वो ना सही, तो ये तुमने देखा हुआ ट्रैक्टर के पीछे होता है हाइड्रोलिक सिस्टम ही है, लेकिन इसे लिफ्ट कह देते हैं हम लोग। लिफ्ट क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसका काम है लिफ्ट करना। तो अगर आप किसी ब्लेड को यहाँ वहां यहाँ से जोड़ देंगे 3 पॉइंट से, तो ये उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे रोटावेटर को पीछे लगा दो, एमबी प्लाव को लगा दो, ये उसे ऊपर नीचे करेगा, और कौन करेगा, ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम। तो बताओ लड़कियों, क्या तुमने ये वाली लिफ्ट देखी हुई है? बिल्कुल लड़कों ने तो देखी हुई है ना। तो तुमने भी देखा तो पता चल गया। तो जो लिफ्ट के अंदर यूज होता है, जो सिस्टम है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है? प्रिंसिपल तो पास्कल लॉ है, लेकिन कहा जाता है इसे हाइड्रोलिक सिस्टम। पास्कल लॉ पे काम करता है, इसके अंदर मिक्सचर डाला था गिल्स अल्कोहल का। हाइड्रोलिक ब्रेक और जो स्टीयरिंग है वो इसी कांसेप्ट पे चलते हैं आजकल। रेज, होल्ड एंड लोअर, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, और कहीं पे रोक लो। इनको माउंटेड या सेम माउंटेड इंप्लीमेंट्स को वो हाइड्रोलिक से ही करते हैं, बिकॉज़ मैंने आपको बताया जो रोटावेटर है या फिर जो आपका एमबी प्लाव, एमबी प्लाव में माउंटेड इंप्लीमेंट है, बिकॉज़ 3 जगह से जुड़ जाता है 3 पॉइंट हिचिंग से, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये क्या है, 3 पॉइंट हिच लिंकेज को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। 3 पॉइंट हिच लिंकेज ये होती है, उधर वाला दिख नहीं रहा ना, एक जो ऐसा ही परली साइड हो गया, वो 2 1 2 और 3। तो 3 पॉइंट हिच लिंकेज को ऑपरेट कौन करता है, ऊपर नीचे कौन करता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम ही करता है, वो ट्रैक्टर की लिफ्ट ही करती है। ठीक है, वैसे आजकल हाइड्रोलिक का बहुत ज्यादा यूज हो गया। अगर आप देखेंगे तो आजकल जो हमारी सिटी बसेस आती है, उसमें जैसे आप चढ़ते हो तो एक तरीके से फटाक से गेट बंद कर देती है, वो भी हाइड्रोलिक से ही चल रहा है। ब्रेक जब लगती है तो पहले बसेस के अंदर इतने झटके नहीं लगते थे, लेकिन आजकल बहुत झटके लगते हैं, बिकॉज़ उसकी ब्रेक बहुत एडवांस हो गई है। जरा सी दबाते यूं बंदा आगे गिरता है, क्योंकि वो हाइड्रोलिक कंट्रोल पे है ना, प्रेशर ब्रेक है वहां पे। फिर वीडियो बन जाती है सोशल मीडिया पे, यूं लड़का गिरा और उसने लड़की ने धर दिया चाटा। अब गलती लड़की की थोड़ी थी, गलती हाइड्रोलिक की थी भाई साहब, ब्रेक इतनी जोर से लगे वो आगे चला गया। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहते हैं थोड़ी। आगे चलते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम आप समझ गए, तो अगला बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी के अंदर पहला वर्ड तो आपको पहले से क्लियर है, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब है भाई साहब कि 5 से 6:30 बजे तक हमारी क्लास थी, 90 मिनट की क्लास। इस 90 मिनट के अंदर 5 मिनट क्लास लेट शुरू हुई। चलो अच्छी बात है कि आप जानबूझ के लेट नहीं आए थे, कोई कारण था, पर जो भी है, लेकिन 5 मिनट हमारे चले गए, 2-3 बीच में वो चले जाए, तो ये मानते हैं कि 5 पहले चले गए, 5 बीच में चले गए, तो 90 में से इफेक्टिव यूज कितने हुए,
80 ही हुए, तो 90 में से 80 का परसेंटेज निकाल के देख लो, लगभग लगभग कितना आएगा, 88% के आसपास आ जाएगा। तो 88 या 90% की हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ऐसे ही आपका जो इंजन होता है, जो ब्लास्ट करता है, तो अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को, उस ऊष्मा को हम क्या करते हैं, एनर्जी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंने गाड़ी में अगर डीजल या पेट्रोल डाला तो क्यों डाला, ताकि मेरी गाड़ी चले, है ना। तो मैं उस पेट्रोल को बर्न करके उसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो जितना पेट्रोल बर्न होता है 100% होगा वो, तो है ना, उसमें से कितना मैं यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर पाता हूं। मान लो 30% कन्वर्ट कर पाया तो 30% हो गया, 40 कर पाया तो 40% हुआ। तो वो जितना भी परसेंट होगा वो अपने आप में क्या होगा, वो थर्मल एफिशिएंसी होगी। मैंने कल आपको बताया था कि थर्मल एफिशिएंसी जो काफी कम है, लेकिन वो लिमिटेशन है। हम सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% ही पावर को यूज कर पाते हैं। 5% पावर फ्रिक्शनल पैरासिक्लोशन में चली जाती है, 30% कूलेंट लेके चला जाता है, बची हुई धुएं के फॉर्म में बाहर चली जाती है एग्जॉस्ट गैस। तो ध्यान से देखो, तो 40 30 70 5 75% एनर्जी तो वेस्ट होगी यार। तो तुम जो 20 से 25 की माइलेज ले लो ना, वो तो 25% की। अगर किसी तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि धुआं प्रोड्यूस ना हो, सारा यूज हो जाए, कूलेंट में यूज ना करना पड़े, तो तुम्हारी गाड़ी भाई साहब 100 किलोमीटर पर एवरेज देगी, 100 किलोमीटर पर लीटर से। लेकिन दिक्कत ये कि सिर्फ 25% आप थर्मल एफिशिएंसी ले पा रहे हो। तो क्या आपको पहला वर्ड क्लियर हुआ, थर्मल एफिशिएंसी? हाँ हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं टॉर्क की, है ना। इसे टॉर्क क्यों मत पढ़ देना, टॉर्क क्यों इसे टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को समझने के लिए आपसे एक बात पूछनी पड़ेगी। सर क्या बात पूछनी है, पूछो। टॉर्क को समझने के लिए आपसे बात ये पूछनी पड़ेगी कि आप अगर कार लेना चाहोगे तो कौन सी कार लोगे। प्लीज प्रैक्टिकल आंसर लिखिएगा, है ना। प्रैक्टिकल आंसर ज्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज़ आप उससे रिलेट कर पाते हैं चीजों को। हाँ, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था और मैंने पूछा कि कौन सी कार लेना, कहता लैम्बोर्गिनी। में खड़ा स्पेलिंग सुना, वो कहता ही नहीं आती। मैं फिर स्पेलिंग आती नहीं, लैम्बोर्गिनी लेनी है तेरे को, तो वही लिखी जिसकी स्पेलिंग भी आती हो यार। ओके, बताइए कौन सी गाड़ी लेंगे। जीप कहा है, वैगनआर कहा है, किसी ने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया बच्चे यार, वैगनआर भी सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। ओके ठीक है, मन तो थार लेने का है। देखो मैं मजाक इसलिए कर रहा था, बिकॉज़ लैम्बोर्गिनी बोलोगे तो हमारी सड़कों पे चलती नहीं, खड्डे इतने फंस जाएगी। लेकिन थार नहीं, थार से बड़ा भी तो मन अगर है ना, अपने सपनों को जिंदा रखिए। बिकॉज़ सपने होते हैं तभी उनको पूरा करने के लिए मेहनत करने की इच्छा होती है। सपने ही नहीं होते, दाल रोटी खानी है फिर जाकर पढ़ाई करनी है, लेकिन थार लेनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सपने अपने बड़े रखिए। ये प्रैक्टिकल सपना है थार लेने वाला। ओके, कोई बोलेरो से भी संतुष्ट है, 3 सिलेंडर से ही चल रहा है। ओके फाइन। मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे ये वाला, बीएमडब्ल्यू वाला भी आ गया कोई, बीएमडब्ल्यू चाहिए फिर वो ज्वाइन कर ले। 1 से 3 जोड़ो, 3 से इतने हो जाएंगे, इतने बीएमडब्ल्यू के अंदर चल जाते हैं वो लोग, है ना। ओके ठीक है, तो मैं 2 3 के नाम ले लेता हूं। किसी ने स्कॉर्पियो लिखा है, किसी ने थार लिखा है, किसी ने फॉर्च्यूनर लिखा है, बस काफी है इतने, है ना। और एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं, बिकॉज़ स्कॉर्पियो थोड़ी हाई फाई है, थार भी थोड़ी हाई फाई है, फॉर्च्यूनर तो हाई फाई है ही है। एक एवरेज सा पकड़ लेते हैं फैमिली वाला, स्विफ्ट किसी ने बोल दिया, बढ़िया। स्विफ्ट डिजायर को पकड़ लेते हैं, है ना। तो आइए जरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉर्क देखेंगे। किसका टॉर्क देखेंगे, अलग अलग गाड़ियों का। तो पहले तो अपने क्या करते हैं, टॉर्क देखते हैं किसका, स्विफ्ट डिजायर का। ध्यान से देखिएगा, तो स्विफ्ट डिजायर का टॉर्क यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है, 99 से 113 नैनोमीटर। ना नैनोमीटर नहीं होता है, न्यूटन मीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, न्यूटन मीटर। तो एक बार के लिए मोटा मोटा समझने के लिए अपने एवरेज पकड़ते हैं, 110 न्यूटन मीटर के आसपास इसका एवरेज है। कितना, 110 न्यूटन मीटर के आसपास, ठीक है। अब स्विफ्ट नहीं लेते भैया, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और स्कॉर्पियो किसने लिखा था, है ना। तो ये लीजिए स्कॉर्पियो एम जो आजकल नहीं आ रही है, ओ भाई साहब 110 से तो बातें बहुत ऊपर चली गई, 300 से 400। चलो कोई बात नहीं, एक और पकड़ लेते हैं, किसको, फॉर्च्यूनर को देखते हैं। अब फॉर्च्यूनर की बात करेंगे तो फॉर्च्यूनर का जो टॉर्क है वो कितना है, क्या बात है, मॉडल पे डिपेंड करता है। 500 पे चला गया तो 100 400 और 500। थार इसके बीच की होगी, क्योंकि थार फालतू ऐसा नहीं कह रहा अच्छी गाड़ी ने, थार की हवा बना दी गई है। थार भी 300 के आसपास का टॉर्क देती है, और तो क्या ही देगी वो बेचारी। तो देखिए 300 से 320 का, थार से ज्यादा टॉर्क तो स्कॉर्पियो का है ना। लेकिन हाइप मार्केट के अंदर थार की बन गई है। चलो अपने कुछ नहीं लेना किसी की भी हाइप, और आपको जो पसंद हो वो लीजिए, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे थार, मेरे को थार से क्या दिक्कत हुई ना, क्योंकि थार पहले जो आती है उसके ऊपर तो भाई साहब वो जो छत की त्रिपाल वाली थी यार। मैं सोचूं हम गांव के अंदर त्रिपाल को तो यूं यूरिया वाला कट्टा यूज करते हैं, फेंक देते हैं। ये मैंने कहा महिंद्रा वाले उसे कट्टे की छत लगा दे रहे हैं भाई साहब। मैंने कहा त्रिपाल वाली गाड़ी नहीं लेंगे, लेंगे तो बढ़िया लेंगे जिसको एटलीस्ट बंद हो, बारिश अंदर ना आए। तो मैंने इस बात को चेंज कर दिया, ठीक है त्रिपाल नहीं लगा रहे हो, पर त्रिपाल वाली गाड़ी कैसे लेंगे यार। चलो अब जो भी लेंगे, मैं आपको टॉर्क समझाना चाह रहा हूं। आपने यहां देखा स्विफ्ट डिजायर का टॉर्क 110 न्यूटन मीटर के आसपास था, उसके बाद 300 के आसपास स्कॉर्पियो थार का आ गया, और फॉर्च्यूनर 400 500 पे चली गई थी। होता क्या जुगाड़ है भैया ये टॉर्क, अच्छा ठीक है बताता हूं, है ना। किसी ने बीएमडब्ल्यू लिखा था, बीएमडब्ल्यू मुझे तो पता नहीं भाई साहब, मेरे पास उतना पैसा है नहीं बीएमडब्ल्यू का, तो मॉडल बोलना पड़ेगा बीएमडब्ल्यू का, पर फिर भी अपने लिख लेते हैं ना, बीएमडब्ल्यू का टॉर्क लिख लेते हैं। तो अब ये देखो बीएमडब्ल्यू वाले केस है, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज आ रही है, 500 एनएम का टॉर्क दे रही है, जो M4 आ रही है 550 एनएम का दे रही है। तो मतलब बीएमडब्ल्यू इज मोर पावरफुल देन फॉर्च्यूनर। अब ये होता क्या है, देखो आप जब गाड़ी लेते हो तो ये चॉइस तुम्हारी क्यों होती है कि मुझे स्विफ्ट चाहिए, मुझे थार चाहिए, मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए। क्यों ऐसी चॉइस, इसका एक रीजन ये है, हम बस सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बड़ी कार है। यूजेस की बात करेंगे तो आपके यूज के हिसाब से देखो, आपके यूज के हिसाब से कौन सी गाड़ी चाहिए। देखो टॉर्क का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं गाड़ी कहीं फंस गई खड्डे के अंदर। अब जो खड्डे के अंदर फंस गया तो टायर जो है व्हील जो घूमेगा, घूमेगा तो एनर्जी लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, पावर लगाएगा, उस गाड़ी को बाहर निकालेगा। लेकिन खड्डे में फंसने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती है, फिर आपको दूसरी गाड़ी या ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है, उसे टोचना करते हैं, फिर उसको आगे निकाल लेते हैं, ऐसा किया जाता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, टॉर्क की बात जो कर रहा हूँ, तो सेम खड्डे के अंदर 2 गाड़ियां फंसा देते हैं, है ना। क्या फंसाते हैं, एक आपकी स्विफ्ट डिजायर, दूसरी आपकी थार फंसाते हैं, या फिर स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो आपको टॉर्क देगी 300 न्यूटन मीटर का, आपकी स्विफ्ट डिजायर देगी 110 न्यूटन मीटर का। तो होगा क्या, टॉर्क का मतलब क्या होता है, जब गाड़ी खड्डे में फंस गई, आप जो उसके पावर लगा रहे हैं, तो गाड़ी के टायर को रोटेट जो किया जा रहा है, तो उसे घुमाया जा रहा है, क्या दोनों गाड़ियां बराबर पावर लगा रही है, नहीं। स्विफ्ट डिजायर कम पावर डाल पा रही है, और जो आपकी थार है, स्कॉर्पियो है, वो ज्यादा पावर लगा पा रही है। तो वो पावर जो उसको रोटेट करने में लगाई जा रही है, उस पावर को टॉर्क कहा जाता है। तो टॉर्क मीजर है किसका, ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, है ना। तो वो रोटेट जो करने के लिए पावर लगा रखी है भाई साहब, वो क्या है, टॉर्क है। समझ गए, अगर नहीं समझे तो काम करते हैं ना, ये सामने टायर है इमेजिनेशन के अंदर, इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, ऐसे पकड़ो बहुत जोर लगा, घुमाओ घुमाओ, है ना। अब यही काम लड़कियों से करवा लेते हैं। तो चलो ऐसा नहीं, लड़कियां बराबर है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि लड़की कम पावर लगा पाएगी, लड़का ज्यादा पावर लगा पाएगा। साइंस भी कहता है ऐसा, है ना, कि लड़कियां जो है वो 0.1 एचपी की पावर नहीं जनरेट कर पाती है, लड़के कर लेते हैं। तो पावर जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में लगाई जाती है, वो क्या होता है, उसका टॉर्क होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम खड्डे के अंदर स्विफ्ट फंस गई है और थार फंस गई है, तो निकलने के चांस किसके ज्यादा होंगे, तो जिसका टॉर्क ज्यादा होगा उसके चांस ज्यादा होंगे। समझ गए। ठीक है, ओके महिमा। आप पर कौन सी कार है, मेरे पर तो कोई भी कार नहीं है, पर हाँ मेरे पास क्रेटा है भाई साहब। ठीक है, ओके कमिंग बैक टू द पॉइंट। कारों की बातें नहीं करनी है, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए कार की बात जरूरी है। तो मैं यही कह रहा था कि आप जब कार लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे, कल नहीं तो परसों, कभी तुम्हारे भी दिन आएंगे, तो जिस दिन लोगे ना, उसे इंजन को देख के कार लीजिएगा, है ना। इंजन इंपॉर्टेंट है, बाहरी लुक इंपॉर्टेंट नहीं है, और गाने इंपॉर्टेंट नहीं है। गानों को सुन के लोग कार लेते हैं। पंजाब हरियाणा के अंदर जिप्सी बहुत चलती है, जिप्सी देखी आप लोगों ने, उसका कारण क्या है, गाना बहुत चल रहा है ना। वो गाना तो मुझे भूल गया यार, मेरा बालम थानेदार चला है जिप्सी। अब थानेदार जिप्सी चलाता है ना, इधर हमारी जनता उसे मोटिवेशन लिए बैठी है, जिप्सी चला रही है, थानेदार थानेदार कहां है भाई, तू इतना मोटिवेशन लेके आया जिप्सी लिए, फिर पहले थानेदार बन के दिखाना, उसके बाद जिप्सी अपने आप मिलेगी। तो हमारी इधर पढ़ाई तो करनी नहीं, जनता थानेदार तो बन नहीं रहे, लेकिन जिप्सी ले आ रहे हैं, तो गाने इंपैक्ट कर दे रहे हैं यार, काली जिप्सी। यस ऑफ कोर्स, ऐसे ही थार का भी इसीलिए हाइप है, थार जो है ना, गाना बहुत आ रही है, जट्टा ने कराई थार महंगियां, बस गाना सुनते हैं, फालतू हवा में आ जाते हैं,
फाड़ लिया हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मर्जी कर लो, मेरा कॉन्सेप्ट समझाना आपको, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, टोर का मतलब क्या होता है, ना समझाया तो पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला आ गया कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अच्छा, बात है कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। इसको समझने के लिए बल्ब की बात करते हैं। दो तरह के बल्ब होते हैं, एक येलो कलर वाले पुराने बल्ब आते थे, एक आजकल व्हाइट वाले आते हैं। येलो कलर के बल्ब को उतारना होता था ना, तो उसे 5 मिनट पहले बंद करना पड़ता था कि ठंडा हो जाए। व्हाइट वाला तो चलते उतार दिया था, बिल्कुल गर्म नहीं होता। तो येलो वाला ज्यादा हीट रिलीज करता था, व्हाइट वाला हीट रिलीज नहीं करता। याद आ रहा है आप लोगों को? येलो बल्ब देखा हुआ है ना, लड़कियां अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि लड़कियां तो चुड़ैल जैसी होती हैं, लेकिन शादी में जाना तो मेकअप करके जाती हैं। मेकअप करके जो जाया करती थी, उधर से वो वीडियो वाला आया करता था, वो येलो वाली लाइट लेके मरकरी। भाई साहब, मरकरी हीट बड़ी मारती है। अब लड़की के फेस पे यूं जैसे मरकरी गई तो सारा सामान तो पिघल जाता था। पिघल के वो लड़की जो लग रही होती थी परी, बाद में पापा की परी, भाई साहब पापा की चुड़ैल बनी फिरती थी शादी के अंदर, क्योंकि सारा मेकअप तो उतर गया। अब इसका सॉल्यूशन तो मिल गया लड़कियों को। आजकल भाई साहब आपको पता है ना, जो हनी बी से आपको वैक्स मिलता है, उस वैक्स का यूज कॉस्मेटिक के अंदर यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक के अंदर वैक्स को डाला जाता है, किस लिए? ताकि जो कॉस्मेटिक है वाटर प्रूफ हो जाए। वाटर प्रूफ क्या? उसके ऊपर तुम पानी मारोगे नहीं, उसे गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, पसीने से मेकअप बह जाएगा। आजकल नहीं बह रहा भाई साहब, पापा की चुड़ैल पापा की परी ही दिखती है, बिकॉज़ वो वाटर प्रूफ मेकअप करके आती है। अब भाई साहब कुछ मर्जी कर लो, गर्मी गर्मी पसीना आएगा पर मेकअप नहीं जाएगा। मेकअप तो वही होगा, पिछली रात को शादी होगी, परी लेटी रहेगी, परी जब सुबह उठ के मुंह धोएगी, बेटा बोलेगा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, परी का मेकअप उतर जाएगा। चलो आप बहनें तो सिंपल है ना, आप ऐसी नहीं है, पर हाँ वो जो 2.5 किलो मेकअप करती हैं वो तो चुड़ैल नहीं होती हैं। तो वैसा ही है जी, क्या कैलोरीफिक वैल्यू आपका ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो जैसे बल्ब हीट छोड़ रहा था ना, ऐसे ही क्या करिए, किसी फ्यूल को जलाइए, जलाने पर वो कितनी हीट रिलीज करता है, उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू कहा गया द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन। जब जला है क्या आपका कोई भी फ्यूल, तो उसने कितनी हीट को प्रोड्यूस किया है, उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू अलग होती है और पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू अलग होती है। उसका मतलब ही यही है कि आपने जब पेट्रोल या डीजल को बर्न किया तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी हीट को क्या कहा जाता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। समझ आ गया? आगे चलेंगे, हॉर्स पावर की बात करें। काफी सारी हॉर्स पावर है, एक एक करके डायरेक्टली समझा देता हूं, है ना। हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर, ड्रॉबैक हॉर्स पावर और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। भाई साहब बहुत सारी होगी। तो हॉर्स पावर को समझने से पहले एक बात बताता हूं। आपने पढ़ा है ना ऐसा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, लेकिन एक वर्ड पढ़ा है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जैसा कुछ नहीं होता भाई साहब, वो जनरल वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअली या तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, या एब्सोल्यूट है, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ऐसे ही हॉर्स पावर एक जनरल वर्ड होता है। ट्रैक्टर इतने एचपी का है, वो जनरल वर्ड है, लेकिन एक्चुअली जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है आईएचपी से, इंडिकेटेड हॉर्स पावर से। अब ये समझाने के लिए थोड़ी सी कहानी करनी पड़ेगी अपने को, कहानी करनी पड़ेगी मतलब थोड़ी कहानी डिस्कस करनी पड़ेगी। कौन सी कहानी बताता हूं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक माइक है, तुम्हारे पास स्पीकर है, हम दोनों इंटरनेट से कनेक्ट है। क्या लगता है जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ या जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ, क्या 100% तुम्हारे पास एफिशिएंटली डिलीवर हो रहा है? क्या 100% नहीं हो रहा? कारण क्या है? कारण ये कि मैं ऐसे करने लगा, मेरा माइक हिल गया तो आवाज डिस्टर्ब होगी। तुम्हारा फोन बीच में किसी का फोन आ गया तो भाई आवाज डिस्टर्ब होगी। इंटरनेट स्लो हो गया, आवाज डिस्टर्ब हो गई, या फिर बोलते बोलते मैं बीच में थोड़ा साइड होकर बोल गया, आपको आवाज ही नहीं सुनी है। 100% तो डिलीवर नहीं हो रहा। पर अगर यही तुम स्क्रीन पे ना होकर मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हो, बताओ 100% डिलीवर होगा? हाँ, 100 नहीं 101% होगा। मैंने किसी की धरा तो नहीं है स्टूडेंट के, बट ऑफलाइन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये बंदा जड़ देगा इसकी बात ना सुनी तो वो भाई साहब इतना तगड़े तरीके से अटेंशन देते हैं ना, खौफ है ऑफलाइन के अंदर। मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं ना, तो बाकी टीचर्स की वजह, जब मैं क्लास लेता हूं तो बच्चे थोड़े ज्यादा आते हैं। ऑफलाइन जब मैं क्लास लेता हूं ना, तो बाकी कंपैरेटिवली बच्चे थोड़े कम आते हैं। क्यों आते हैं? उनका कारण ये है कि ये बंदा कहीं जड़ ना थे। अच्छा, ये वाली बात मैं क्यों कर रहा था? ये मैं इसलिए कर रहा था, कोई अगर मेरे सामने है और जैसे मानते हैं ऑफलाइन क्लास है, ये फर्स्ट बेंच बैठा हुआ है और वो लंबी क्लास है, वो एक लास्ट बेंच बैठा हुआ है, तो लास्ट बेंच वाले के पास उतनी एफिशिएंसी नहीं जाएगी जितनी फर्स्ट वाले के पास, बिकॉज़ फर्स्ट वाला डर है, उसको टेंशन है कि कोई क्वेश्चन पूछेगा बहुत अच्छे से सुनेगा। लास्ट वाले को डर, अच्छे से नहीं सुनेगा। और ऑनलाइन वाले को डर ही नहीं है, वो आराम से मजे ले रहा है ना। आधे जा जानते तो रिकॉर्डिंग क्लास लेते हो, लाइव में आती नहीं, बोला क्या लाइव लेना है, आराम से रिकॉर्डिंग ले लेंगे, रात को सोते सोते 1.25 पे चलाएंगे, साथ में नींद भी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एफिशिएंसी कम है। ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज़ इंजन के अंदर पावर कहां प्रोड्यूस होती है? इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस होती है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में होती है ना। लेकिन सिलेंडर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस, तुम्हें तो टायर पे चाहिए कि भैया मेरे गाड़ी को घुमा, इसको आगे लेके जा, है ना। तो जब इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस हो रही है, इस पावर को आगे 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 ले जाया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि इंजन के अंदर 100% पावर यूज होती, पावर प्रोड्यूस होती है। यस नो लिख के बताओ, जब अलग अलग कंपोनेंट से क्या हुआ, इस पावर का ट्रांसमिशन हुआ, जब व्हील पे ये पावर लगाई गई, तो क्या उतनी ही पावर व्हील पे ट्रांसमिट हो पाएगी? यस और नो। ऑब्वियसली अगर बात करेंगे 100% कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज़ आप जितना डिस्टेंस पे पावर को ट्रैवल करवाएंगे तो लॉसेस तो होंगे ना बीच में, ऑब्वियसली लॉसेस तो होना ही है। तो आईएचपी जो पहला वर्ड है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। आईएचपी का मतलब क्या है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने पर जो सिलेंडर के ऊपर या सिलेंडर में जो आपकी पावर प्रोड्यूस होती है, वो क्या होती है? उसे आईएचपी कहा जाता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहा जाता है। इसे मेजर कैसे किया जाता है? जब ब्लास्ट होता है तो पिस्टन को प्रेशर लगता होगा, तो पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगा उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस हुई, और जितना कम प्रेशर लगा उतनी ही पावर क्या हुई, कम प्रोड्यूस हुई। तो इंजन के अंदर कितना प्रेशर जनरेट होता है उसके बेस पे से मेजर कर लिया जाता है। लेकिन ये अपने आप में मैक्सिमम पावर है जो एक इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मतलब ये कि मैं जब नई गाड़ी लेने जा रहा हूं तो मैं उस इंजन का आईएचपी चेक करूंगा कि इंजन के अंदर जो सिलेंडर लगा है वो कितनी पावर प्रोड्यूस करता है। तो आईएचपी जितना बड़ा होगा उतना ही इंजन क्या होगा, पावरफुल होगा। अभी तो हमने क्या देखा था? अभी तो हमने टॉर्क देखा था, है ना। लेकिन टॉर्क के बाद अगर जाएंगे तो मैंने यहां पे लिखा आईएचपी ऑफ थार, तो अब अगर मैं यहां पे एचपी लिखा है तो लोग जनरल टर्म के साथ जाते हैं। तो आप जब किसी भी इंजन को देखेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये देखिए, इसने बोला भाई साहब कि 2.2 लीटर का जो टर्बोचार्जर डीजल इंजन है वो 152 एचपी की पावर और 330 नैनोमीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये महिंद्रा थार रॉक्स की बात कर रहा है जो अभी नया आया है, उसके अलावा अलग अलग आ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे एचपी वर्ड क्यों यूज किया जाता है? कॉमन लैंग्वेज के लिए। लेकिन एग्जैक्ट जो पावर प्रोड्यूस होता है कहां पे, जो पावर प्रोड्यूस होता है सिलेंडर के ऊपर, उसे आईएचपी कहा जाता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहा जाता है। पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर के लिए कहा गया, पावर प्रोड्यूस ऑन द सिलेंडर बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, बिकॉज़ ब्लास्ट होगा तो गैसेस का एक्सपेंशन होगा, इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसको कैलकुलेट किया जाता है उस प्रेशर से जो सिलेंडर के इनसाइड डेवलप होता है, मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंटर से, जिसे इंजन इंडिकेटर कहा जाता है। तो इंजन इंडिकेटर आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? कि इंजन इंडिकेटर आपको बताएगा अंदर जो पावर है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा वहां पे पावर होगी। ये तो आ गया आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर आ गया। उसके बाद आगे आ जाता है कि आपका बीएचपी, एफएचपी, पीटीओएचपी, ड्रॉप आरएचपी, इसे कल की क्लास में पढ़ लेते हैं बिकॉज़ आज समय हो गया। इंट्रोडक्शन में आईएचपी का दे दिया तो कल आपको ये समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट बचे थे आज के लेक्चर के, वो कल डिस्कस कर लेंगे, फिर अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अपने कहां पे आ जाएंगे, टिलेज पे आ जाएंगे। टिलेज जो लगभग 2 लेक्चर लेके जाएगा ही जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस पार्ट को पढ़ेंगे, फिर इंजीनियरिंग को खत्म कर देंगे। लेकिन इंजीनियरिंग के साथ एक स्पेशल बात है, वो ये स्पेशल बात है कि जब तुम क्लास में हो ना, तुम्हें लग रहा है हां सर सब कुछ तो समझ आ गया। देखो सब बच्चे कहेंगे कम भी समझ आया तो 70 से 80% तो आज सबको समझ आया होगा, वरना 90 से 100%। नोट्स उठाते तो उठाते तो यार कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। तो अगर हर दिन 10-10 पेज पढ़ते गए और मेरी क्लास खत्म होने तक सारा कुछ पढ़ लिया, तो लगभग इंजीनियरिंग आप 70 से 80% समझ जाओगे। और अगर सिर्फ क्लास लेनी है तुमने, क्लास में कल भी आए थे आज भी आए, लेकिन 10 पेज किताब से नहीं पढ़ के आए,
तो फिर भाई साहब इंजीनियरिंग समझ आएगी 40 से 50% तो आधा इधर आधा उधर रह जाओगे। तो पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे, डाउट आएंगे मेरे से डाउट पूछते जाना, आपके सामने है, मैं हर स्टेप पे आपके डाउट ले लेता हूं कि बताओ यहाँ पे कोई डाउट आया, यहाँ पे कोई आया, इवन लास्ट में रुक जाता हूं। मैंने 5 पे क्लास स्टार्ट करी थी, चाहे मैं 5 बजे जाकर मैं सिर्फ रुका हुआ, आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, पेपर के पास पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे डाउट तो आएंगे, लेकिन उस टाइम डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा। बिकॉज़ तुम लिखोगे टेलीग्राम पे, हम भी रिप्लाई तो कर देंगे, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा ना जितना अब आ सकता है। तो पढ़िए और अपने क्या कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए। तो यार आईएसपी का बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स यस, मैंने जैसा कि कहा जनरल टर्म में से एचपी कहा जाता है, कि मैंने आईएसपी ही सर्च किया था, लेकिन वो एचपी ही दिखा रहा था। वो इसीलिए दिखा रहा था बिकॉज़ आईएसपी को जनरल टर्म में एचपी कह दिया जाता है। ठीक है जी, कोई और डाउट है किसी का तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो क्लास को ओवर करते हैं और कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। करंट अफेयर्स की पीपीटी कहां ऐड होगी? जो मैंने करंट अफेयर्स करवाया उसकी पीपीटी अभी तक ऐड नहीं हुई है। एक बार कल का सेशन और लेने दो, बिकॉज़ कल के सेशन में मोटी-मोटी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। थोड़ी बहुत बची परसों करवा दूंगा, फिर आपको एक साथ सारे नोट्स प्रॉपर्ली दे दूंगा। पीपीटी नहीं, नोट्स दे दूंगा, बिकॉज़ नोट्स में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, तो प्रॉपर्ली दे दूंगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, मेरी क्लास में पढ़ते जाओ करंट अफेयर्स को। 3 और क्लासेस लूंगा, 2 हो गई हैं, 3 और लूंगा, 5 क्लासेस में करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे आपके। चलो ओके, तो ओवर करते हैं हमारे सेशन को, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।